हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। मेरा नाम है ब्रिजेश कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं कोर्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल। आज का जो ये सेशन है बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए होने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि आज के इस सेशन में मैं आपको एक शोध कार्य के बारे में चीज़ें दिखा रहा हूँ कि कैसे शोध कार्य किया गया है। और इस रिसर्च को जो करने वाला पर्सन है या फिर आप कह सकते हैं जो रिसर्चर है वो मैं स्वयं हूँ, यानी कि ब्रिजेश कुमार गुप्ता। और जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि अभी मैं अपेयरिंग एजुकेशनलिस्ट के अंतर्गत आता हूँ। हमारा जो टॉपिक होने वाला है अ, वो टॉपिक क्या है शोध का? प्राथमिक विद्यालय को लेकर टीचर ट्रेनीज के दृष्टिकोण का दायरा व उसके भविष्यगामी परिणाम। तो शोध कार्य का टॉपिक था कि जो हमारे प्राथमिक विद्यालय हैं, प्राथमिक विद्यालय को लेकर जो हमारे टीचर ट्रेनीज हैं, लाइक जो यूपी डीएलएड में पढ़ रहे हैं, बीएड में पढ़ रहे हैं, चाहे फिर एमएड में प्रशिक्षण ले रहे हैं, तो वो टीचर ट्रेनीज कहलाते हैं। टीचर ट्रेनिंग कोर्स में जितने भी हमारे छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? टीचर ट्रेनीज बोलते हैं, शिक्षक प्रशिक्षु। तो उनके अंदर प्राथमिक विद्यालय को लेकर कितनी समझ है, वो प्राथमिक विद्यालय को कितने बेहतर तरीके से समझते हैं। अगर उनको प्राथमिक विद्यालय के ऊपर नीति बनाना हो गया तो वो कैसे बनाएंगे? ये जो सेशन है विशेषकर जो एमएड में पढ़ रहे हैं छात्र छात्राएं और जो कि एमएड भी पढ़ लिए हैं, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं एजुकेशन से, या फिर पीएचडी कर रहे हैं एजुकेशन से, तो उनके लिए ये जो सेशन है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि देखिए, अगर आपने एमएड कर लिया है या कर रहे हैं या फिर नेट की तैयारी कर रहे हैं या पीएचडी एजुकेशन से कर रहे हैं, आगे जाके आपको करना क्या है? आगे जाके आपको बड़े पद पे कार्य करना है। आप एजुकेशनलिस्ट बन जाएँगे फाइनली। तो और शिक्षाविद का कार्य क्या होता है? शिक्षा के विभिन्न स्तर पर जो संस्थाएँ कार्यरत हैं, उनको बेहतर करना, उनकी संरचना को मजबूत करना, उनकी कार्यप्रणाली में सुधार करना, यानी उनके लिए नीतियाँ बनाना। तो आज का ये जो सेशन है, उसी के लिए आपको एक दृष्टिकोण प्रदान करेगा। मैंने शोध किया था प्राथमिक विद्यालय को लेकर टीचर ट्रेनीज का दृष्टिकोण क्या होना चाहिए। और ऐसा इसलिए मैंने शोध किया था कि टीचर ट्रेनीज के अंदर अगर प्राथमिक विद्यालय को लेकर बेहतर दृष्टिकोण हम विकसित कर पाते हैं डीएलएड के दौरान, बीएड के दौरान, चाहे फिर एमएड के दौरान, तो जब वो पॉलिसी बनाएंगे प्राइमरी एजुकेशन से रिलेटेड या एलिमेंट्री एजुकेशन से रिलेटेड, तो बेहतर बना पाएंगे। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी। अगर उनके अंदर बहुत अच्छा समझ बना रहेगा टीचर ट्रेनिंग कोर्स के दौरान, तो उसके भविष्यगामी परिणाम हमें अच्छे देखने को मिलेंगे। ये चीज़ है। तो रिसर्चर आपने देख ही लिया, मैं स्वयं हूँ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशंस देखने को मिलते हैं, जो कि आपके एजुकेशन फील्ड से संबंधित होते हैं। और यहाँ पर मैं आपको अपना जो खुद का अनुभव है वो पूरा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ। इसके लिए कोई आपसे पैसा या कोई पेड सब्सक्रिप्शन बैच वगैरह इन सब चीज़ों की बात नहीं की जाती है, ठीक ना? ये चीज़ है। तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ये जो शोध की पीडीएफ है वो मैं आपको वहाँ पे डाल दूँगा, आप अपने से भी स्टडी इसको कर लीजिएगा एक बारी। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक होगा, तो व्हाट्सएप चैनल को आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे क्या है ना कि हमारे फॉलोवर थोड़े कम हैं, तो आप लोग थोड़ा अपना प्यार दीजिए, थोड़ा सपोर्ट दीजिए। और पर्सनली मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ व्हाट्सएप चैनल को थोड़ा ज्वाइन कीजिए, ताकि ऐसे जो भी मैं रिसर्च करता हूँ, जितनी चीज़ें मैं अनुभव करता हूँ, फील्ड पर जब मैं काम करता हूँ, तो जो चीज़ मुझे दिखती है मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ और आप तक पहुँचा सकूँ। तो प्लीज़ आप ये सारी चीज़ें कर लीजिए। तो सबसे पहले देखिए, किसी भी शोध को करने से पहले उस शोध के हमें क्या करना होता है कि उद्देश्य निर्धारित करना पड़ता है कि भाई हम शोध क्यों कर रहे हैं। एक सेकंड रुकिएगा, क्योंकि मैं चाय भी पी रहा हूँ। हाँ, तो देखिए, पहला जो शोध का उद्देश्य है वो क्या है? एमएड के बाद नेट एजुकेशन वाले, जो कि शिक्षाविद कहलाएँगे,
जब प्राथमिक विद्यालय की कार्यप्रणाली या बेसिक शिक्षा से संबंधित कोई नीति निर्माण करें, तो उनके पास इससे संबंधित एक व्यापक समझ हो। मैंने बताया कि जैसा कि आप एमएड कर रहे हो, उसके बाद आप नेट क्लियर करोगे, हो सकता है आप पीएचडी भी कर लो। बाद में आपको करना क्या है, आप एनसीईआरटी में जा सकते हो, एससीईआरटी में जा सकते हो, यूजीसी के अंदर काम कर सकते हो, चाहे फिर आप किसी अच्छे विश्वविद्यालय के वीसी के पद पे जा सकते हो। तो जब आप इतने बड़े पद पर काम करोगे, तो आपको एलिमेंट्री एजुकेशन के पाठ्यचर्या से संबंधित टास्क भी आपको मिलता है, ठीक ना? जैसे कि आप एनसीईआरटी में चले गए या एससीईआरटी में चले गए। तो अगर आप प्राथमिक विद्यालय को लेकर आपके अंदर समझ ही विकसित नहीं हुई होगी, यूपी डीएलएड के दौरान या फिर बीएड के दौरान या एमएड के दौरान, तो क्या आप खाक नीति बनाएँगे? फिर तो वही नीति बनेगा जो कि बनता आ रहा है, घिसा-पिटा। तो व्यावहारिक नीति बनाने के लिए आपको उस स्तर की व्यावहारिक समझ भी होनी चाहिए। तो होता क्या है कि यूपी डीएलएड और बीएड में वो होल अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर नहीं बन पाती है एलिमेंट्री एजुकेशन को लेकर। तो ये रिसर्च स्टडीज़ आपको एक व्यापक खाका प्रदान करेगी, जिससे कि आप प्राथमिक विद्यालय को आज बहुत ही बेहतर तरीके से समझ पाएँगे। पहले ही मैं आपको बता दे रहा हूँ कि सेशन बहुत ज़्यादा लंबा होगा, क्योंकि इस सेशन में मैं आपको 1-2 घंटे के सेशन में प्राथमिक विद्यालय से संबंधित संपूर्ण चीज़ें निचोड़ कर आपके सामने रख दूँगा। अगर आपने इस सेशन को पूरा देख लिया, तो एलिमेंट्री एजुकेशन की एक बेहतर समझ आपको हो जाएगी, ठीक ना? फिर से मैं आपको थोड़ा-सा ऊपर बता देता हूँ कि इस सेशन को यूपी डीएलएड वाले बच्चे भी देखेंगे, क्योंकि यूपी डीएलएड एलिमेंट्री एजुकेशन से ही संबंधित है। बीएड वाले भी देखेंगे, क्योंकि बीएड वाले को भी पॉलिसी मेकिंग का काम करना होता है, अगर आगे वो एमएड वगैरह कर लेते हैं या फिर बीएड भी 6 से 8 को पढ़ाते हैं, तो एलिमेंट्री एजुकेशन में हमारा वो भी आता है, तो वो देखेंगे। एमएड वाले विशेषकर देखेंगे, क्योंकि एमएड वाले शिक्षाविद होते हैं और उनको शिक्षा के स्ट्रक्चर की, हर शिक्षा के जो विभिन्न स्तर हैं और उन स्तर पे जो विद्यालय हैं, उनकी समझ होनी चाहिए। डीएड वालों को भी इस सेशन को देखना होगा, क्योंकि वे एलिमेंट्री के लिए वर्क करेंगे आगे जाके। और जो एमएड एंट्रेंस के अभ्यर्थी हैं हमारे, एमएड प्रवेश परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं, उनको भी विशेष रूप से देखना है, क्योंकि आपका जो सीयूईटी पीजी का ऑफिशियल सिलेबस है, उसमें जाके देख लीजिए एलिमेंट्री एजुकेशन का एक पर्टिकुलर यूनिट है, ठीक ना? तो उस यूनिट को आपको बेहतर ढंग से पढ़ना होगा, वहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3, 4, 5 क्वेश्चन, तो वो आपके आज के इस सेशन से क्लियर हो जाएँगे। तो बिल्कुल आप इससे लाभ लीजिए और पढ़िए। एलिमेंट्री एजुकेशन से संबंधित समस्त चीज़ें मैं आज के इस सेशन में ख़त्म कर दूँगा। इस शोध का जो दूसरा उद्देश्य है वो क्या है? आपको क्या लगता है? ये शोध करने में बहुत समय लगा है। मैं आपको 2-3 घंटे में ये पूरा अनुभव अपना दे दे रहा हूँ, लेकिन मुझे फ़ील्ड पर कई-कई महीने काम करने पड़े हैं, तब जाके इतना डेटा मैंने इकट्ठा किया हुआ है। तो आप समझिए कि मैं आपके लिए कितना एफ़र्ट कर रहा हूँ, कितना प्रयास कर रहा हूँ, तो आप सब मुझे सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं आप लोग के लिए और भी बेहतर कुछ कर सकूँ। चलिए, यूपी डीएलएड के टीचर ट्रेनीज़ जब प्रथम सेमेस्टर के दौरान 30 दिवसीय शिक्षण कार्य पर हों, तो उनमें बेसिक शिक्षा को ऑब्जर्व करने की बेहतर कला उनमें आ सके। अब देखिए, अगर इस शोध को यूपी डीएलएड वाले बच्चे देख लेते हैं, जैसे ही वो प्रथम सेमेस्टर में इनरोल्ड होते हैं और तुरंत देख लेते हैं, तो जब उनका 30 डेज के लिए टीचिंग ड्यूटी लगेगा, तो वहाँ पे उनको कैसे सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करना है। एक जो प्राइमरी स्कूल होता है, उसमें जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, जितना चीज़ें हैं, उनको वो कैसे ऑब्जर्व करेंगे, उसकी कला उनमें विकसित हो जाएगी। ये चीज़ है। अगला उद्देश्य क्या है इस शोध का? बीएड के छात्राध्यापकों में प्राथमिक विद्यालय की संरचनात्मक समझ। संरचनात्मक से क्या मतलब है भई? बिल्डिंग कैसी होनी चाहिए, कैंपस कितना लंबा होना चाहिए, रसोई घर कैसा होना चाहिए, कितने क्लास होने चाहिए, प्रधानाध्यापक का कक्ष कैसा होना चाहिए, टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या होने चाहिए, रोशनदान कैसे होने चाहिए, सूर्य का प्रकाश आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, सारी चीज़ों की समझ होनी चाहिए बीएड वाले को। और उसके प्रति संवेदनशीलता भी आ सके। होता क्या है कि जो बीएड के छात्राध्यापक होते हैं, 9 से 10 को पढ़ाने के लिए विशेष रूप से बीएड कोर्स है। तो प्राइमरी एजुकेशन को वो बड़े हल्के में लेते हैं, या फिर बोलते हैं कि बहुत ही बोरिंग चीज़ है 1 टू 5th में पढ़ाना, छोटे-छोटे बच्चों को कौन पढ़ाएगा, केयर टेकर की तरह रहना पड़ता है।
तो ऐसा नहीं है, वो हमारे फाउंडेशन है इस देश के। प्राइमरी के जो बच्चे हैं वो हमारे देश के फाउंडेशन है, हमारे देश के भविष्य हैं। तो आज की इस शोध को देखने के बाद, इस शोध का जो हम अध्ययन कर रहे हैं, इसको एनालिसिस कर रहे हैं, इसके बाद आपके अंदर प्राइमरी विद्यालय के प्रति, प्राइमरी एजुकेशन के प्रति संवेदनशीलता आएगी। आप उसका महत्व समझेंगे कि क्यों हमारे देश के विकास के लिए वो सर्वाधिक महत्व रखते हैं। एमएड एंट्रेंस एग्जाम के अभ्यर्थियों में प्राथमिक विद्यालय प्रबंधन की जानकारी हो सके। मैंने बताया कि एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रहे हैं, सीयूईटी पीजी का आप ऑफिशियल सिलेबस देखिएगा, 10 यूनिट टोटल है, उसमें पर्टिकुलर एक यूनिट आपका एलिमेंट्री एजुकेशन से संबंधित है। स्कूल मैनेजमेंट का भी एक टॉपिक है। तो अगर आज का इस सेशन को आप देख लेते हैं तो एलिमेंट्री एजुकेशन में कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव खाका होता है उसको आप समझ पाएंगे, कैसे स्कूल मैनेजमेंट होता है, उन समस्त चीज़ों की जानकारी आपको हो सकेगी इस शोध के माध्यम से। पचमा क्या है, सेवारत शिक्षक जो प्राथमिक विद्यालय में पढ़ा रहे हैं वो अपने शिक्षण शैली में सुधार ला सकें। ऑलरेडी जो प्राइमरी टीचर बन गए हैं, जो एलिमेंट्री एजुकेशन में कार्यरत हैं, उस फील्ड में 1 से 5 में या 6 से 5 में शिक्षक बन चुके हैं, जो सेवा दे रहे हैं, अगर वो आज का इस सेशन को देख लेते हैं तो वो अपने टीचिंग मेथड में सुधार कर सकते हैं। पहले अगर वो अच्छा पढ़ा रहे थे तो आज का अगर इस सेशन को देखते हैं तो और अच्छा पढ़ा पाएंगे, ठीक ना। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि उद्देश्य थे इस शोध के। इस शोध में हमने क्या क्या चीज़ें कवर किया है, तो हम देखेंगे कि प्राइमरी विद्यालय के कार्यालय का स्वरूप कैसा होता है, रूम के बाहर का स्वरूप कैसा होता है, कैंपस का क्या स्वरूप होता है, कक्षा 1 व 2 के रूम के अंदर का स्वरूप क्या होगा, इन्हें पढ़ाने का सहज तरीका क्या होगा। भाई 1 से 5 के बच्चों को हम सहज तरीके से कैसे पढ़ा सकते हैं। कक्षा 4 और 5 एक ही रूम में बैठते हैं तो उनके रूम का जो स्वरूप है अंदर का वो कैसा होगा। प्राथमिक विद्यालय प्राथमिक विद्यालय गति से कब निर्धारित हो सकता है, इस चीज़ को भी हम देखेंगे कि भाई प्राथमिक विद्यालय चल रहा है तो उसमें और गति कैसे आ सकती है, सारी चीज़ें और वेल मेंटेन तरीके से कैसे आगे बढ़ाई जा सकती हैं। छोटे बच्चे को कक्षा कक्ष में नियंत्रित करने के भाई क्या उपाय हैं, क्या मार के उनको नियंत्रित करना है, पिटाई कर दी जाए, तो उन चीज़ों पे भी हम बात करेंगे। आगे क्या है, आगे है सीटिंग अरेंजमेंट पे भी हम बात करेंगे। कक्षा 0, 1, 2 के बच्चों को कैसे बैठाया जाए भाई क्लास में, ताकि क्लास में गति आ सके। 1 से 5 तक की जो किताबें होती हैं भाई उसकी प्रकृति कैसी होनी चाहिए, उन किताबों की संरचना क्या होनी चाहिए, इन पे भी हम बात करेंगे, एक एक चीज़ों पे बात करेंगे। मैंने आपको जैसा बताया कि संपूर्ण आपको समझ प्रदान करेगा ये सेशन। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कार्यालय के स्वरूप की। कार्यालय बोलते किसको हैं, तो जहाँ पे भैया हमारे प्रिंसिपल बैठेंगे, या जहाँ पे हमारे हेडमास्टर बैठेंगे। क्या बैठेंगे, जहाँ पे हमारे हेडमास्टर बैठते हैं, ये चीज़ है। तो जहाँ पे हमारे हेडमास्टर बैठते हैं उसे हम क्या बोलेंगे, कार्यालय। तो कार्यालय भैया कैसा होना चाहिए, देखिए कार्यालय में सबसे पहले तो मिनिमम 3 तस्वीर होने चाहिए। 3 तस्वीर में कौन कौन से तस्वीर होने चाहिए, तो शिक्षा से संबंधित संस्था है तो हमारे शिक्षा जगत के जो आदर्श माने जाते हैं वो कौन है, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। 5 सितंबर को हम टीचर डे मनाते हैं, तो एक तस्वीर तो भैया इनकी होनी चाहिए। हमारी विद्या की देवी माँ सरस्वती को माना जाता है, तो आप किसी भी शैक्षिक संस्थान में देखेंगे तो सरस्वती माँ की एक तस्वीर होनी चाहिए। अब चूंकि जो ये शिक्षा की व्यवस्था की गई है, जिस राष्ट्र में की गई है, उस राष्ट्र के जनक किसे कहा जाता है, तो भारत राष्ट्र के जनक महात्मा गांधी जी को बोला जाता है। तो अपने राष्ट्र के जो हीरो हैं उनकी एक तस्वीर होनी चाहिए। तो महात्मा गांधी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, माँ सरस्वती की कम से कम मिनिमम 3 तस्वीर होनी चाहिए। ये मैंने आपको स्टैंडर्ड बता दिया है तस्वीर में। अगर इसमें कुछ उलट फेर करना हो तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और माँ सरस्वती की तस्वीर तो एज इट इज़ रहेगी ही,
लेकिन आप चाहें तो महात्मा गांधी जी के अलावा भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस की भी तस्वीर लगा सकते हैं, या फिर XYZ जो भी आपको लगता हो कि लगनी चाहिए। लेकिन ये 3 स्टैंडर्ड होने चाहिए, क्योंकि ये मेन पिलर हैं हमारे देश के। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा नंबर, कार्यालय में क्या होना चाहिए भैया? एक टेबल होनी चाहिए, एक चेयर होनी चाहिए भैया। हेडमास्टर ज़मीन पे बैठेगा थोड़ी ना। अलमीरा होना चाहिए। अलमीरा भैया क्यों होना चाहिए? अलमीरा यानी आप अलमारी भी बोलते होंगे, तो वो होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुत सारे दस्तावेज होते हैं, प्रेरणा पोर्टल पे काम करना होता है, और नवोदय से संबंधित फॉर्म भरने होते हैं इसी स्तर में। तो बहुत सारे दस्तावेज होते हैं, तो उनको रखने के लिए शिक्षण अधिगम सामग्री भी तो उपलब्ध होता है इस स्तर पे, टीचर अच्छा पढ़ा सके। तो किताबें हो गई, बहुत सारे खेल के सामान हो गए, लूडो हो गया, कैरम बोर्ड हो गया, और अक्षर के जो फलक के टुकड़े होते हैं जिस पे बच्चा हाथ फिराकर अक्षरों को सीख सकें। तो इस प्रकार के जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल होते हैं वो सारे इस अलमीरा में रखे जा सकें। खेल के संसाधन जैसे लूडो, कैरम बोर्ड, रस्सी, छोटा हल्का फुटबॉल। छोटा हल्का हल्का फुटबॉल क्यों? क्योंकि भारी रहेगा, बच्चे छोटे हैं तो चोट भी लग जाएगी। तो छोटा हल्का फुटबॉल होना चाहिए, या बॉल होना चाहिए जिसका वजन अत्यंत कम हो, क्योंकि ज़्यादा वजन होगा बच्चा मार के अपने आप को चोट लगा लेगा। तीसरे नंबर पे बात करते हैं, भैया एक पंखा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? गर्मी का दिन होगा तो हेडमास्टर तो गर्मी के मारे ही दिक्कत हो जाएगी, तो पंखा होना चाहिए। बल्ब होना चाहिए ताकि कमरे में प्रकाश रहे। फर्श होना चाहिए, और फर्श कैसा होना चाहिए? बेहतरीन होना चाहिए। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि भैया बेहतरीन फर्श किसे बोलेंगे, तो आप क्या बोलेंगे? भैया टाइल्स लगा वाला फर्श होना चाहिए, ठीक ना? ये चीज़ तो ये सारी समझ आपको होनी चाहिए। चौथा चीज़, कार्यालय में क्या होना चाहिए? खिड़की थोड़ा बड़ा ही हो। बड़ा ही क्यों हो? क्योंकि प्राथमिक विद्यालय में चाहे किसी भी विद्यालय में खिड़की हमेशा बड़ा होना चाहिए, ताकि जो सूर्य का प्रकाश है ना जी, वो पर्याप्त आ सके। अगर हम पर्याप्त सूर्य के प्रकाश ग्रहण नहीं करेंगे तो बीमारियां होती हैं, ठीक ना? ये चीज़। पांचवा क्या है? दीवारों पर कलर होना चाहिए। अब दीवारों पर कैसा कलर होना चाहिए, ये महत्वपूर्ण चीज़ है। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी कलर मरवा दिए। आपने काला कर दिया, बैंगनी कर दिया, भूरा कर दिया, और आपने कैसा कर दिया? संतरा कर दिया। तो ऐसा नहीं। एक स्टैंडर्ड कलर है जो कि प्राथमिक विद्यालय की पहचान होती है, प्राइमरी एजुकेशन के प्रतीक के रूप में जानी जाती है, तो उसी कलर का हमें इस्तेमाल करना है। तो भैया डार्क हरा होना चाहिए, डार्क ग्रीन होना चाहिए, पीला होना चाहिए, शाइनिंग वाला पीला जो चमकदार पीला होता है, भूरा होना चाहिए, तो चलिए भूरा तो है, और हल्का पीला भी होना चाहिए, लाइट येलो होना चाहिए। तो ये जो कलर हैं ये प्रतीक हैं किसके भैया? प्राथमिक शिक्षा के, या प्राथमिक शिक्षा से संबंधित संस्थान के। याद रख लीजिएगा, महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको स्टार बना लीजिए। मैं आपको यहीं पे बता दे रहा हूँ, स्टार बना लीजिए। चलिए आगे देखते हैं, छठवीं चीज़ क्या है? तो भैया कार्य करने वाले कर्मचारियों की तस्वीर सहित लिस्ट होनी चाहिए। इस प्रकार से एक पोस्टर होना चाहिए जिस पे जितने कर्मचारी काम करते हैं उनका नाम, फ़ोटो होना चाहिए, कि भैया ये हेडमास्टर हैं, इनकी तस्वीर ये है, भैया ये अध्यापक हैं, क्या हैं? अध्यापक हैं, इनकी तस्वीर ये है। तो इस प्रकार से सहायक अध्यापक हैं, जो भी हैं, तो ये होना चाहिए। ऐसा इसलिए क्यों, आप पूछेंगे भैया तस्वीर सहित लिस्ट कार्यालय में क्यों होनी चाहिए? बेसिक शिक्षा अधिकारी जब चेक करने आएगा तो एक-एक से पूछेगा नहीं कि भैया आप लोग कौन हैं, क्या नाम है, कौन से क्लास में पढ़ा, ऐसा कुछ नहीं। वो देखेगा कि भैया एक नज़र डालेगा इस बैनर पे और यहाँ देख लेगा कितने कर्मचारी सरकार ने यहाँ पे नियुक्त किए हैं, कितने शिक्षक मतलब नियुक्त किए हैं, और वो यहाँ पे अभी मौजूद हैं कि नहीं हैं, और अगर हैं तो कैसे पढ़ा रहे हैं, वो समझ जाएगा। तो ऐसा उस बेसिक शिक्षा अधिकारी की सुविधा के लिए होता है, या फिर जो भी एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स आते हैं चेक करने के लिए, उनके सुविधा के लिए होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्राइमरी एजुकेशन में कलर कैसा होना चाहिए, तो आप यहाँ पे डार्क हरा देख सकते हैं, डार्क येलो देख सकते हैं, वाइट येलो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, भूरा भी आप यहाँ पे ये देख पा रहे हैं। तो इस प्रकार का कलर होना चाहिए, ठीक ना? ये चीज़ है। तो कार्यालय का स्वरूप कुछ ऐसा ही होना चाहिए।
अब हम बात करते हैं कि अगर एक प्राथमिक विद्यालय है तो प्राथमिक विद्यालय में भैया 2 रूम कम से कम होने चाहिए विद्यार्थियों के लिए। 2 रूम होने चाहिए कम से कम विद्यार्थियों के लिए। और 2 रूम के बाहर का स्वरूप कैसा होना चाहिए? 2 रूम के बाहर के स्वरूप की बात कर रहे हैं, तो ये 2 रूम आप देख लीजिए आगे, फिर मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ पे एक रूम देख पा रहे हैं, ये कक्षा 4 से 5 के लिए रूम है और एक इधर रूम आप देख पा रहे हैं, तो ये कक्षा 1 से 3 तक वालों के लिए रूम है। तो कक्षा के बाहर के स्वरूप की हम बात कर रहे हैं, अभी अंदर के नहीं। तो कक्षा के बाहर का स्वरूप कैसा होता है, उस पे हम बात कर रहे हैं। तो सारे चीज़ों को मैं आपको बेहतर ढंग से समझाने वाला हूँ। रूम के बाहर का स्वरूप भैया कैसा होना चाहिए? तो जो रूम के बाहर का स्वरूप होता है, वो कैसा होना चाहिए, मैं आपको बता दूँ। तो रूम के बाहर हमारे देश का नाम भारत है, ऐसा दीवारों पे लिखा हुआ होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि अब बिल्डिंग को ही टीचिंग लर्निंग मटेरियल बना दिया गया है। कि जो कमरे हैं, कमरे की दीवार हैं, जो बिल्डिंग है, समस्त बिल्डिंग को ही हम सजा देंगे ताकि बच्चा उसी से अधिगम कर सकें। तो कक्षा के बाहर का जो स्वरूप होगा, जो दीवारें होंगी, उस पे लिखा होगा हमारे देश का नाम, राष्ट्रीय पशु के नाम, पक्षी के नाम, पुष्प के नाम, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के नाम और तस्वीर सहित ये सारे नाम दीवारों पे लिखे होंगे। हमारे राष्ट्रपिता का नाम भी होगा महात्मा गांधी जी का। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम होगा जवाहरलाल नेहरू जी का। हमारे देश के पहले राष्ट्रपति का नाम होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का। और अगर अदर में आप बात करेंगे तो जो हिंदी के व्यंजन होते हैं, क से ज्ञ के कुछ व्यंजन तस्वीर सहित होंगे। अगर स है तो भैया वहाँ पे सेब का फोटो भी होगा। म है तो भैया मछली का फोटो भी होगा, ठीक ना? तो मछली का फोटो भी होगा। एक श्यामपट्ट भी होगा। कार्यालय और कक्षा के बाहर एक श्यामपट्ट होगा। और बाहर का श्यामपट्ट क्यों होगा? भैया ठंडी के दिन में क्या बच्चों को अंदर ही पढ़ा दीजिएगा? कितना भी सूर्य का प्रकाश खिड़की से आएगा लेकिन थोड़ा तो कम आएगा ना। तो ठंडी के दिन में हम कक्षा के बाहर बैठाकर बच्चों को पढ़ा सकते हैं, क्योंकि बाहर भी श्यामपट्ट है। इसके अतिरिक्त अगर बच्चों को हमें कुछ सूचना देना है या कोई प्रेयर वगैरह से संबंधित कुछ चीज़ें सिखानी है एक्स्ट्रा को करिकुलर से, तो हम जो कक्षा के बाहर एक श्यामपट्ट लगा है उसकी सहायता से बच्चों को वो चीज़ें हम बता सकते हैं। अब तीसरा क्या चीज़ है भैया? कैंपस का स्वरूप। प्राथमिक विद्यालय का कैंपस कैसा होना चाहिए? तो आगे तो समझिए कैंपस कहते किसको हैं। अगर इस पूरे बाउंड्री में हमारा क्या है भैया? विद्यालय है। क्या है? विद्यालय है। तो ये पूरा बाउंड्री क्या कहलाएगा? विद्यालय का कैंपस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विद्यालय का कैंपस कहलाएगा ये पूरा बाउंड्री। बहुत ही सहज तरीके से मैं आपको सारी चीज़ें आज बताऊँगा। अगर ये पूरा सेशन आप देख लेते हैं, तो समझ जाइए कि 2-3 महीने का अनुभव आपको 3 घंटे में हो जाएगा, 2-3 घंटे में। तो जो समस्त विद्यालय का एरिया होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं भैया? विद्यालय का कैंपस बोलते हैं। विद्यालय कैंपस में क्या-क्या चीज़ें होंगी, अभी हम देख रहे हैं। हमने 2 चीज़ों को देख भी लिया, कार्यालय होता है, हमने जान लिया। कार्यालय के अलावा कम से कम 2 रूम होने चाहिए, कक्षा 4 से 5 और एक कक्षा में 1, 2, 3 के लिए। ये चीज़ होने चाहिए। अगर बच्चों की संख्या बढ़ती है तो रूम फिर बढ़ाने भी पड़ सकते हैं, लेकिन मैंने आपको एक मानक बता रहा हूँ मैं आपको। और मैंने आपको बताया कि कार्यालय और रूम के बाहर एक श्यामपट्ट होना चाहिए, दीवारों पे सारी चीज़ें एकदम लिखी भरी होनी चाहिए तस्वीरों सहित। तो ये सारी चीज़ें मैंने बताया। अब कैंपस के स्वरूप की हम बात करते हैं। भैया एक कार्यालय होना चाहिए, 2 कमरे होने चाहिए, रोशनदान के साथ होने चाहिए। उन कमरों के बाहर बरामदा भी होना चाहिए। तो वही बरामदा मैंने बताया जिस पे एक श्यामपट्ट की मैंने बात कही और जिस पे राष्ट्रीय पशु, पक्षी, ध्वज, क, ख, ग, घ ये सब लिखे होंगे। तो कमरों के बाहर जो बरामदा होगा उसी में। सुलभ शौचालय भैया कैंपस में होना चाहिए। आप बोलेंगे नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा क्या? नन्हे-नन्हे से हमारे बच्चे हैं, छोटे-छोटे से हमारे बच्चे हैं, कहेंगे सर जी हमको क्या लगा है? 2 नंबर लगा है। शायद 2 नंबर शौचालय जाने को ही बोलते हैं, जो टॉयलेट जाते हैं। तो सर जी हमको 2 नंबर लगा है, तो आप क्या बोलेंगे? जाओ पास के जो पोखरा है उसी में करके आ जाना। पता चला बच्चा गया और पोखरा में धीरे-धीरे पैर धँस गया उसका और उसकी जान भी जा सकती है, कुछ भी हो सकता है, बहुत बड़ी दुर्घटना घट सकती है। और अगर आप ड्यूटी पे आप थे, तो आपका नौकरी भी जा सकता है। तो शिक्षक को सुविधा हो,
उसको सिर्फ पढ़ाने की टेंशन हो कि अच्छा कैसे पढ़ाएं, बच्चों की अटेंडेंस कैसे बढ़ाएं, बच्चों के अभिभावक से कैसे अपना संपर्क साधें, तो इसके लिए भैया सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर को एकदम मेंटेन करके रखना चाहिए, ताकि शिक्षकों को कोई दिक्कत ना हो, उनका पूरा ध्यान पढ़ाने लिखाने पे हो। तो भैया सुलभ शौचालय होने चाहिए, और सुलभ शौचालय ऐसा नहीं कि सिर्फ नॉर्मल बच्चों के लिए होना चाहिए, एक विकलांगताओं के लिए भी सुलभ शौचालय होने चाहिए कि जो बच्चे विकलांग हैं वो अलग जाएंगे, उनको दिक्कत ना हो, उनके सुविधा के अनुसार चीज़ें हों। प्रसाधन रूम होना चाहिए, प्रसाधन रूम मतलब आप समझ रहे हैं, पुरुष के लिए, स्त्री के लिए होनी चाहिए। पीसीसी रोड होना चाहिए जो कार्यालय व कक्षा कक्ष को शौचालय व प्रसाधन कक्ष की ओर पहुँचाए। पीसीसी रोड देखिए कैसा होना चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ। ये पूरी मेरी स्कूल की बाउंड्री है। क्या है? ये पूरी स्कूल की बाउंड्री है, ये स्कूल का एंट्रेंस गेट है। क्या है? एंट्रेंस गेट है। तो यहाँ से भैया छुक, 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 छुक आदमी आएगा तो ये एक पीसीसी रोड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पीसीसी रोड होना चाहिए। यहाँ पे भैया हमारा शौचालय है, प्रसाधन रूम है, विकलांगताओं के लिए भी यहाँ पे है, और यहाँ पे भैया इधर कार्यालय है, इधर 2 गो रूम है पढ़ाने के लिए, ठीक? तो जो पीसीसी रोड है एक तो इधर ले जाएँ और एक यहाँ पे पहुँचा दें कार्यालय में, रूम में। तो इस तरीके का पीसीसी रोड होना चाहिए जो सुलभ शौचालय से जोड़ दे, कार्यालय और कक्षा कक्ष से जोड़े, रसोई घर से जोड़े। तो इस प्रकार का पीसीसी रोड होना चाहिए। झूला झूलने की भैया व्यवस्था होनी चाहिए कैंपस में। छोटे-छोटे बच्चे हैं, अगर खेलेंगे नहीं तो कल्लू से स्कूल आना बंद कर देंगे। क्या करेंगे? कल्ही से स्कूल आना बंद कर देंगे। तो झूला झूलने की व्यवस्था होनी चाहिए, तो उनका मन लग सके। कैंपस बाउंड्री से घिरा होना चाहिए, बाउंड्री की ऊंचाई औसत होनी चाहिए ताकि बच्चे भाग ना सकें। हमने क्या बोला कि भैया ये स्कूल की बाउंड्री है, तो स्कूल की बाउंड्री की जो दीवार होगी वो औसत ऊंचाई की होनी चाहिए। औसत ऊंचाई कितना है इसका अध्ययन कीजिए, जाके गूगल पे देखिए कि प्राइमरी विद्यालय की बाउंड्री की औसत ऊंचाई क्या होगी, कमेंट कीजिएगा तो मैं समझ जाऊंगा कि आपने सेशन को ईमानदारी से देखा है। मैं फिर से वही चीज़ दोहरा रहा हूँ कि इस चैनल को मैंने बनाया ही इसलिए था ताकि मैं ऐसे शिक्षाविदों का निर्माण कर सकूँ जो कि प्रतिबद्ध होंगे और हमारे भारत की शिक्षा व्यवस्था में क्रांति लाकर रख देंगे। जितनी भी सुस्त पड़ा हमारा सिस्टम है उसको फिर से चालू कर देंगे। तो वही चीज़ है, तो कैंपस की जो बाउंड्री होनी चाहिए औसत ऊँचाई की होनी चाहिए ताकि भैया बच्चे हमारे भाग ना सकें, क्योंकि छोटे-छोटे बच्चे रहते हैं, मन नहीं लगा तो बाउंड्री फांद के चले जाते हैं। रसोई घर भी होना चाहिए, यानी रसोई घर कक्ष होना चाहिए। और रसोई घर कक्ष कैसा होना चाहिए? ऐसा नहीं बस एक कमरा है, उसमें गैस सिलेंडर रखा हुआ है, चाहे चूल्हा-चौखा जिस पे बन रहा है रखा हुआ है और खाना-पीना बन रहा है, खा रहे हैं बच्चे, खत्म बात। ऐसा नहीं है। एक नियमावली होनी चाहिए। रसोई मान लीजिए कि ये रसोई कमरा है। क्या है भैया? ये रसोई कमरा है। तो इस कमरे के जो बाहर की दीवार है, बाहर की जो दीवार है इस पे मेनू लिखा होना चाहिए। आप होटल में जाते हो, रेस्टोरेंट में जाते हो, कहते हो मेन्यू दीजिए, कहते हो कि नहीं कहते हो? फिर उसमें देखते हो कि डोसा कितने का है, पराठा कितने का है, चाउमीन कितने का है, जो-जो आप सब खाते हो, कोल्ड कॉफ़ी कितने की है, तो देखते हो फिर उसी में से तो ऑर्डर करते हो। तो रसोई कक्ष के बाहर की दीवार पे लिखा होना चाहिए भैया मेन्यू क्या है। लइकवा अगर रविवार को गया तो उसको खाने के लिए उस दिन क्या मिल अरे सॉरी, सॉरी अगर लड़का सोमवार को गया तो उस दिन उसको खाने के लिए क्या मिलेगा, मंगल को क्या मिलेगा, बुध को क्या मिलेगा। तो सप्ताह में जो 6 दिन क्लासेस चलती हैं, तो उसमें उसको क्या खाने के लिए मिलेगा, तो उसका एक फॉर्मेट वहाँ पे लिखा होना चाहिए। ताकि अगर उस दिन वो ना मिले तो बच्चे अपने अधिकार के अनुसार चाहे उसके अभिभावक उस चीज़ को देख सकें। रसोइये का कर्तव्य भी लिखा होना चाहिए कि भैया जो वहाँ पे खाना बना रहा है, बिना स्वाद का खाना ना बनाए। स्वाद होना चाहिए खाने में। खाने में नमक पर्याप्त होना चाहिए, मसाले पर्याप्त होने चाहिए, और ऐसा नहीं कि आप पानी वाला दाल बच्चों को खिला दीजिए। आपको उचित तरीके से बनाना होगा। रसोइये का कर्तव्य क्या है? मतलब कि बच्चों के आहार के साथ किसी भी प्रकार का कोई समझौता ना किया जाए। जो भोजन हो वो गुणवत्ता वाला भोजन हो, ठीक ना? ये चीज़ है, तो वो लिखा होता है। अगर ये नहीं लिखा है तो जो बेसिक शिक्षा अधिकारी जाते हैं, चाहे फिर जो भी एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑफ़िसर्स जाते हैं, उनको उस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। अब देखिए जो कार्यालय आपका होगा, उस कार्यालय की दीवार पे चाहे फिर यहीं जो रसोई कक्षा कक्ष है, इसके बगल में ही निपुण लक्ष्य के बारे में दीवारों पे लिखा होता है। आप बोलेंगे भैया निपुण लक्ष्य क्या है सर?
बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे निपुण लक्ष्य क्या है? तो निपुण लक्ष्य भैया ये है कि किस चीज़ में हमें बच्चों को निपुण कर देना है, यानी किस चीज़ में बच्चों को एक्सपर्ट बना देना है, यानी उतनी चीज़ें कम से कम सिखा देनी है। तो वो एक लक्ष्य भी लिखा होता है दीवार पे कि 1 से 5 के बच्चों को हम क्या चीज़ें हमें सिखा देना है किसी भी अवस्था में, तो उसे बोलते हैं निपुण लक्ष्य। तो इसमें एमएड एंट्रेंस में निपुण लक्ष्य से प्रश्न आते हैं। आप कमेंट में इससे जुड़ा एक पैराग्राफ लिखिएगा तो मैं समझूंगा आपने सेशन को ईमानदारी से देखा है। इसी के बगल में भैया बाल अधिकार के बारे में भी लिखा होता है। आप बोलेंगे सर जी बालो अधिकार होता है क्या? लइकवों का कुछ अधिकार होता है क्या? तो बिल्कुल, बच्चों के भी अधिकार होते हैं। बच्चों के क्या अधिकार होते हैं? तो भैया आप 14 साल के बच्चों से फैक्ट्री में काम नहीं करवा सकते हैं, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं समानता के अधिकार में? नहीं, नहीं, शोषण के विरुद्ध अधिकार में। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार में आपने ये चीज़ें पढ़ी होंगी कि बाल मज़दूरी कराना क्या है? अपराध है। तो ये बच्चों का एक अधिकार है। और जो बच्चों जब तक बच्चे परिपक्व नहीं हो जाते हैं, तो माँ-बाप उनको अपने से अलग भी नहीं कर सकते। ये भी बच्चों के अधिकार में ही चीज़ें आती हैं। और बच्चों को किसी भी तरीके के जो नशा होता है, उसके लिए आप उसको प्रेरित नहीं कर सकते हैं। बच्चों का आप यौन उत्पीड़न नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बच्चों के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। अगर आपने ऐसा किया तो सज़ा होती है। तो बाल अधिकार भी लिखा होता है, हालाँकि यहाँ पे शिक्षा से संबंधित बाल अधिकार थोड़ा ज़्यादा लिखा होता है। आपको क्या लगा कि मैं पढ़ा के चीज़ें छोड़ दूँगा, तस्वीर नहीं दिखाऊँगा? तो भैया तस्वीर लेके आया हूँ एक-एक चीज़ का। आप तस्वीर देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये रसोई घर है एक प्राथमिक विद्यालय का, जहाँ पे बड़ा-बड़ा अक्षर में लिखा हुआ है रसोई घर। और यहाँ पे देखिए मैंने बोला कि दीवार पे मेनू लिखा होता है। तो मेनू क्या है भैया? सोमवार को देखिए यहाँ पे रोटी सब्जी दाल की बड़ी युक्त सब्जी व फल मिलेगी। मंगल को चावल दाल चावल सांभर मिलेगा। बुधवार को टहरी व दूध मिलेगा 150 ml। गुरुवार को रोटी दाल या रोटी सब्जी मिलेगी। शुक्रवार को तहरी मिलेगी। शनिवार को चावल सोयाबीन युक्त सब्जी मिलेगी। मैं आपको बता दूं प्राथमिक विद्यालय में सोयाबीन को काफ़ी प्रमोट किया जाता है, और बच्चों के भोजन में सोयाबीन अंडा ये सब इंक्लूड होता है। बहुत ही दुःख की बात है मेरे साथियों की प्राथमिक विद्यालय में जो चीज़ इस पे लिखी हुई दिख रही है, इसमें जैसे दूध हो गया, सांभर हो गया, ये सब नहीं देखने को मिलता है, ठीक ना? वही दाल, चावल, तहरी, रोटी ये सब बनवा देते हैं और पूरा इसमें सेशन भी उन लोगों का ख़त्म हो जाता है। तो आप लोग जब शिक्षाविद बनेंगे कल को जाके, चाहे फिर अगर आप टीचर बनते हैं बीएड में जा बीएड के थ्रू या फिर डीएलएड के थ्रू, तो आप प्लीज़ थोड़ा-सा जागरूक रहिएगा और इन चीज़ों की माँग कीजिएगा, ताकि बच्चों की आहार के साथ किसी भी प्रकार का कोई समझौता ना किया जा सके। ये चीज़ है। एक तस्वीर मैं आपको और दिखा दे रहा हूँ कि जैसे मैंने आपको बताया था कि जो कक्षा कक्ष हैं कार्यालय के बाहर हैं, उनकी दीवारों पे चीज़ें लिखी होती हैं। तो देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय पुष्प कमल लिखा हुआ है, राष्ट्रीय फल आम लिखा हुआ है, तस्वीरों सहित लगा हुआ है। यहाँ पे व्यंजन भी लिखे गए हैं। देखिए जैसे ग लिखा गया है तो गिलास का चिन्ह बना दिया गया है, म लिखा गया है तो मछली का चिन्ह बना दिया गया है। प्रथम प्रधानमंत्री का नाम यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू भी लिखा गया है। तो ये सारी चीज़ें आप देख पा रहे हैं। एक-एक चीज़ तस्वीर के साथ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ताकि आप चीज़ों को कनेक्ट कर पाएँ और शिक्षा के क्षेत्र में आप क्रांति लाने में मेरा सहयोग करें। देखिए बाल अधिकार लिखा होता है। बाल अधिकार सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत आता है। सर्व शिक्षा अभियान 2000 और 2001 के बीच में आया था, जिसका उद्देश्य था कि 100% जीईआर प्राप्त करना, ग्रास इनरोलमेंट रेशियो या रेट बोल सकते हैं, ठीक ना? तो उसमें ये सक्सेस भी हुआ था एसएस से। और ये माननीय आदरणीय जो स्वर्गीय हमारे अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने थे, तो उनके द्वारा लाया गया था। तो बाल अधिकार देखिए क्या भैया 6 से 14 वर्ष में पड़ोस के विद्यालय में उसको शिक्षा दिलाइए, ना कि उसको बीड़ी के कारखाने में काम करवाइए। कक्षा 1 से 8 के सभी बच्चों से कंपटीशन फीस एवं अन्य सभी शुल्क प्रतिबंधित हों, ये सब फालतू का फीस न लिया जाए। 6 से 14 वर्ष के विद्यालय गए बच्चों को आयु के अनुसार कक्षा में प्रवेश दीजिए, विशेष प्रशिक्षण का उनको अधिकार है। प्रवेश के लिए जन्म आयु प्रमाण पत्र की बाध्यता नहीं है भैया। एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में कभी भी स्थानांतरण का अधिकार उनको है, आप रोक नहीं सकते। स्थानांतरण प्रमाण पत्र की बाध्यता नहीं है इस स्तर में, ठीक ना? बच्चों को कक्षा में रोके जाने, विद्यालय से निकाले जाने पर कोई रोक नहीं है। बच्चों को कक्षा में रोके जाने, विद्यालय से निकाले जाने पर रोक अच्छा हाँ, मतलब कि बच्चा में आप कक्षा क्या बोला जाए, बच्चा को कक्षा में रोके जाने,
विद्यालय से हाँ, देखिए ये क्या बोला जा रहा है कि बच्चों को आप विद्यालय में ज़बरदस्ती नहीं रख सकते हैं और विद्यालय से ज़बरदस्ती निकाल भी नहीं सकते हैं। कोई बोर्ड परीक्षा इस स्तर पर नहीं होती है, उनका अधिकार है कक्षा 1 से 8 तक के सभी बच्चों को गर्म पका-पकाया मध्याह्न भोजन मिड डे मील जिसको आप बोलते हैं 1995 में आया था। स्वर्गीय आदरणीय राजीव गांधी जी के शासनकाल में आया था, तो इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे, यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन आपका बनता है एम.एड एंट्रेंस में। स्वच्छ पेयजल एवं बालक-बालिका हेतु पृथक 2 शौचालय होने चाहिए। शारीरिक दंड एवं मानसिक प्रताड़ना पर रोक होना चाहिए। भाई किसी भी बच्चे को आप एक लगातार मारे मत जाइए, ये सब फालतू चीज़ें हैं, तो आपको हर बच्चों के साथ समान व्यवहार करना होगा। मारपीट पर बिल्कुल रोक होती है। अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों से भेदभावपूर्ण अलगाववादी व्यवहार वर्जित होता है। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेष शिक्षा सामग्री, उपकरणों की निःशुल्क व्यवस्था होती है। विद्यालय में जाति, वर्ग, धर्म अथवा लिंग आधारित दुर्व्यवहार रहित वातावरण होता है। ऐसा नहीं कि आप जाति देख के व्यवहार करेंगे कि भैया एससी हो तो हम तुमसे बैठे तुम्हें मतलब टच नहीं करेंगे, तुम्हारा हाथ पकड़कर हम स्लेट पे लिखवाएँगे नहीं। ये सब अगर आप ऐसा करते हैं तो आप समझ जाइएगा कि आप शिक्षा का जो सम्मान है वो नहीं कर रहे हैं, ठीक ना? ये चीज़ है। बच्चों को विद्यालय जाने के लिए सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण बाधा नहीं है। अन्य सुविधाएँ निःशुल्क किताबें, यूनिफ़ॉर्म, पक्का सुरक्षित विद्यालय भवन, प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा शिक्षण, सीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट जो निकाल कर शिक्षक आएँगे वही यहाँ पढ़ाएँगे। अब तो आपको पता है कि बच्चों के अभिभावक के खाते में डायरेक्ट पैसा जाता है, उसी से वो लोग ड्रेस खरीदते हैं, जूता खरीदते हैं, ये सारी चीज़ें। विद्यालयों के संचालन हेतु स्कूल ग्रांट होना चाहिए। पिछड़ा विद्यालय में शिक्षा से वंचित बालिकाओं के लिए कक्षा 6 से 8 तक की शिक्षा के लिए आवासीय कस्तूरबा गांधी विद्यालयों का भी संचालन होना चाहिए। अभी बाल अधिकार के अंतर्गत चीज़ें हैं। दृष्टि एवं श्रवण असक्षम बच्चों के लिए 10 माह के आवासीय शिविर का संचालन किया जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें याद कर लीजिएगा, एम.एड एंट्रेंस में आपका पूछा जाता है और बाकी आप जब नीति निर्माण करें तो इन सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे रसोई कर्तव्य की बात भी किया गया है कि रसोइये का क्या कर्तव्य होना चाहिए, निपुण लक्ष्य क्या होना चाहिए। तो देखिए भाषा के अंतर्गत आपका क्या निपुण लक्ष्य है कि भैया बाल वाटिका निर्धारित सूची में से 2 अक्षर वाले शब्दों को सही पढ़ लेते हैं। जो बाल वाटिका में बच्चे पढ़ेंगे जो 0 में आप बोल सकते हैं कि जो पढ़ते हैं, तो वो कम से कम 2 अक्षर वाले शब्दों को सही से पढ़ लें। कक्षा 1 में 5 सरल अब शब्दों 2 अक्षर से बने वाक्य पढ़ लें, तो यानी कि वाक्य पढ़ने आना चाहिए। और फिर इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अनुच्छेद को 45 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद को पढ़कर हाँ, मतलब पैराग्राफ पढ़ने भी अच्छा होना चाहिए। 45 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से बच्चे पढ़ लें कक्षा 2 में। कक्षा 3 में यहाँ पे क्या बोला गया है कि 60 शब्द प्रति मिनट की प्रवाह से पढ़ लें। 1 मिनट में 60 शब्द वो प्रवाह के साथ पढ़ लें और पढ़कर 75% प्रश्नों का उत्तर भी दे लें। जैसे आप पैसेज पढ़ रहे हैं ना, पैसेज को आप शामिल कर सकते हैं। गणित में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बाल वाटिका में भैया 10 तक की संख्याएँ कम से कम बच्चा पढ़ ले, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर इसके बाद दी गई संख्याओं, वस्तुओं, आकृतियों एवं घटनाओं को क्रम में व्यवस्थित कर लें। आप 4 ठो चीज़ दे दीजिए, उनको बोल दीजिए व्यवस्थित कर लो, तो वो भी कर लें। कक्षा 1 और 2 में आप यहाँ पे देख लीजिएगा, ये थोड़ा मिट गया है दीवार पे, तो जोड़ घटाना ये सारी चीज़ें आगे सिखानी होती है। रसोइये के कर्तव्य पे थोड़ी-सी बात कर लेते हैं। तो रसोई घर खाद्यान्न, दाल, सब्ज़ी आदि की समुचित सफाई करें। भैया देखिए रसोइया वहाँ जो है कम से कम कमरे की सफाई करें, यानी कि मतलब माछी बैठता हो कमरे में, कीड़े-मकोड़े हों तो ऐसा नहीं। भोजन बनाने में साफ़ पानी का प्रयोग करें, पानी साफ़, क्योंकि पानी से ही अधिकतर बीमारी होती है। हैंडपंप के आस-पास सफाई रखें, ये नहीं कि वहाँ पे कचरा जमा रहे। खाना बनाने से पूर्व हाथ धोएं एवं नाखून छोटे रखें। जो रसोइया हो भैया अपना हाथ-वाथ साफ रखे, ये नहीं कि टॉयलेट करके आया फिर उसी हाथ से खाना बनाने लगा, अपने हाथ से खुजली किया अपने शरीर पे फिर खाना बनाने लगा, तो ये सारी चीज़ें पे रोक लगानी होगी। केवल एकमार्ग मसालों एवं आयोडाइज़्ड नमक का ही प्रयोग। मैंने बोला ना कि मसाले अच्छे होने चाहिए, नमक अच्छा होना चाहिए, तभी भोजन में स्वाद आएगा, बच्चे वहाँ पे रुक पाएँगे। भैया बोरिंग-बोरिंग खाना खिलाएगा, बच्चा कल्लू से स्कूल जाना बंद कर देगा, क्या कर लीजिएगा? तो ये चीज़ है। और फिर आपने तो वो समस्या पढ़ी ही होगी, 2 प्रकार होते थे एलिमेंट्री एजुकेशन में। एक तो बच्चा एक ही क्लास में बार-बार फेल हो जाता था और बच्चे बीच में ड्रॉप आउट कर जाते थे, तो उनको भी रोकना है। आप बताइएगा कि इन दोनों चीज़ों के लिए हम कौन-सा टर्म इस्तेमाल करते हैं? तो वो आप कमेंट में लिखिएगा।
भोजन को सदैव ढककर एवं पकाएं एवं ढककर ही रखें, बन गया तो खुला मत छोड़ दीजिए। रसोई घर में कीड़े मकोड़े, छिपकली ये सब देख लीजिए खाने में न चला जाए, नहीं तो बच्चों की जान भी जा सकती है, ये चीज़ है। चलिए आगे देखते हैं। कक्षा 4 के अंदर का स्वरूप भैया कैसा होना चाहिए? तो कक्षा 4 नहीं, नहीं, सॉरी, कक्षा 1-2 के रूम के अंदर का स्वरूप कैसा होना चाहिए? 1-2 की हम बात कर रहे हैं। दीवारों पर लिखा हुआ होना चाहिए। क्या लिखा हुआ होना चाहिए? तो सप्ताह के दिनों के नाम, भाई संडे से लेके पूरे मंडे तक के नाम होने चाहिए। 1 से 10 तक की गिनती लिखी होनी चाहिए। वर्ष के महीनों के नाम लिखे होने चाहिए, जनवरी से लेकर दिसंबर तक के। वर्णमाला लिखा होना चाहिए, स्वर व व्यंजन पूरा ऐसे व्यवस्थित क्रम में, ताकि बच्चा छड़ी लेके पढ़ सके, इस तरीके से छड़ी रख रख के। तो ये चीज़ होना चाहिए। फिर इसके बाद क्या होना चाहिए? कुछ चित्र नाम सहित होने चाहिए, जैसे सेब हो गया, टमाटर हो गया, ऐनक हो गया, आलू हो गया, मूली हो गया, अमरूद हो गया। तो इस तरीके से, जैसे अगर स है तो स से सेब का एक फ़ोटो बना दिया जाए। ट से टमाटर है तो भैया एक टमाटर का फ़ोटो बना दिया जाए, ऐनक का फ़ोटो बना दिया जाए, ऐसे आलू, मूली, अमरूद ये सारी चीज़ें। दूसरा क्या होना चाहिए भैया? क्लास के अंदर व्यवस्था होनी चाहिए, पंखा होना चाहिए, 1 बल्ब होने चाहिए, 3 रोशनदान होने चाहिए बड़े। और अगर कक्षा 1 से 2 की है, यानी 1 से 2 छोटे बच्चों की कक्षा है, तो उनमें बैठने के लिए दरी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? दरी। भैया बच्चे छोटे-छोटे हैं तो आप टेबल और मेज़ मत उनको दे दीजिए बैठने के लिए, मतलब डेस्क मत दे दीजिए, दरी दीजिए, क्योंकि ज़मीन में बैठ के पढ़ेंगे, वो खेलेंगे, कूदेंगे, गिरेंगे नहीं, चोट नहीं लगेगा, ये चीज़ें। श्यामपट्ट तो होना ही चाहिए, किसी भी स्तर के बच्चे की क्लास है, विदाउट श्यामपट्ट के टीचर पढ़ाएगा कैसे, चीज़ों को लिखेगा कैसे? सीमेंट से बनी एक छोटी अलमारी होनी चाहिए। और ये अलमारी क्यों होनी चाहिए? चाक का डिब्बा वहाँ पे रखा जा सकता है, छड़ी रखी जा सकती है, छड़ी मारने के लिए नहीं, वो छड़ी लेके अक्षर पे रख रख के पढ़ाता है बच्चा इस उम्र में, इस आयु में, ठीक ना? ये चीज़ तो उसके लिए। उसी में कापी किताब भी रखा जा सकता है, जैसे जिन पुस्तकों को पढ़ाना होता है, अभ्यास कार्य कराना होता है, तो वो चीज़ उसमें दरी मोड़ के रखी जा सकती है उस अलमारी में, तो इसलिए वो होती है। मेज़ भी होना चाहिए, डस्टबिन भी एक होना चाहिए। मेज़ इसलिए होना चाहिए कि वो पुस्तक वगैरह उस पे रखे और फिर पढ़ाए। डस्टबिन इसलिए होना चाहिए क्योंकि जो 1 और 2 के बच्चे होते हैं, अपनी कॉपी फाड़ देते हैं और टिफ़िन करते समय बहुत सारा चीज़ें गिरा-फिरा देते हैं, तो बहुत सारा कचरा जमा हो जाता है। पेंसिल छील के पूरा उसका कचरा कर देंगे, तो वो सारी चीज़ें बच्चों को आप बोलेंगे कि बेटा डस्टबिन में उसको डाल दो। हाँ, पहली एक चीज़ मैंने आपको बता दी कि जब भी आप टीचिंग करें, तो आप बेटा, बेटी, भैया, दादा ये सब नहीं करना है। जो बच्चे का नाम है, आपको नाम लेकर संबोधित करना है, ताकि वहाँ पे रिश्तेदारी आपको नहीं निभाना है। ठीक ना? ये चीज़ है। बीएड का नियम है यही, बीएड यही कहता है आपका। 5वां क्या है भैया? इन्हें पढ़ाने का सहज तरीका क्या होना चाहिए? 1 से 2 क्लास के जो बच्चे हैं, इनको सहज तरीका से कैसे पढ़ाया जा सकता है? अगर आप छड़ी लेके मारना शुरू कर दें, तो भैया वो तो डर के मारे रट ही लेगा, भूत भी डर के भाग जाता है। लेकिन नहीं, मारना नहीं है, आधुनिक शिक्षण में ये अलाउ नहीं है। आप सीटेट, यूपीटेट जब पढ़ रहे होंगे, तो जम के पेडागोगी आप पढ़ रहे हैं, या पेडागोजी जिसे आप बोलें, या पेडागोगी बोलें, तो उसमें आप क्या कर रहे हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में पढ़ते हैं। तो बाल केंद्रित शिक्षा का दृष्टिकोण यहाँ पे अप्लाई होता है। इन्हें पढ़ाने का सहज तरीका क्या होगा? श्यामपट्ट पर पहले तो टीचर जाके लिखेगा, उसके बारे में फिर बच्चों को बताएगा या बोल-बोल के लिखेगा। फिर एक बच्चा को श्यामपट्ट पर बुलाएगा। आगे टीचर गया, श्यामपट्ट पर लिखा, फिर उसको बताया, फिर एक बच्चा को श्यामपट्ट पर बुलाएगा और छड़ी की सहायता से पढ़ने को कहेगा, और बाकी बच्चे क्या करेंगे? उसका अनुकरण करेंगे। एक बच्चा छड़ी की सहायता से बोर्ड पे लिखे हुए चीज़ों को पढ़ेगा और बाकी बच्चे उसका अनुकरण करेंगे। तो ये पढ़ाने का सहज तरीका है। और भी तरीके हैं, देखते हैं क्या है भैया? इस तरह से बारी-बारी करके हर बच्चे को बुलाए श्यामपट्ट पर। अब ऐसा नहीं कि एक ही बच्चे को बुलाया और छड़ी से रोज़ उसी से पढ़वा रहा है, नहीं। जितने बच्चे हैं सबको मौका देना है एक-एक करके, ताकि अवसर की समानता वहाँ पे दिख सके। जैसे एक उदाहरण हमने लिया है कि भैया ये कार्य कैसे करवाया जा सकता है, तो ए से जेड शिक्षक ने श्यामपट्ट पर पहले लिखा, फिर बच्चों को उसके बारे में बताया कि भैया ए से एप्पल होवेला, बी से बनाना होवेला, सी से कैट होवेला, ठीक ना? ये चीज़। अब बारी-बारी से वो हर बच्चे को बुलाएगा और श्यामपट्ट पर लिखा हुआ उन्हीं से पढ़वाएगा, और ये मौका वो सबको देगा और बाकी बच्चे दोहराएँगे। एक बच्चा तो श्यामपट्ट पे छड़ी रख के पढ़ेगा, जितने बच्चे बाकी बैठे हैं वो उसको दोहराएँगे, उसका अनुकरण करेंगे।
तो ये उदाहरण मैंने दिखा दिया। बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाने का प्रयास करें। अगर 1 से 2 का जो क्लास है, अगर उनको आप मदर लैंग्वेज में पढ़ाते हैं, तो बच्चे सहज महसूस करेंगे। जैसे 7 का पहाड़ा, तो अब 7 का पहाड़ा ऐसे आपको नहीं बोलना है, क्योंकि देखिए रूरल एरिया में आपकी पोस्टिंग ज़्यादा होगी। तो जैसा भी क्षेत्र है उसके हिसाब से आपको ढल जाना है। आपको ऐसे नहीं बोलना है 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौको 28, ऐसे नहीं। हो सकता है आप आदिवासी इलाका में चले जाएँ, जहाँ पे गोंड, खरवार, बैगा, चेरो ये सब जाति के लोग होते हैं, यानी अनुसूचित जनजाति के लोग होंगे। तो आपको उन्हीं की संस्कृति के अनुसार चीज़ों को प्रोनाउंस करना है। जैसे कि अगर हमको 7 का पहाड़ा पढ़ना है तो हम कैसे पढ़ेंगे? 7 एकम 7 नहीं, 7 के 7, क्योंकि वहाँ पे वैसे ही वो लोग पढ़ते हैं और उसी में सहज महसूस करते हैं। तो उन्हीं की संस्कृति को देखिए और फिर कल से आप भी उन्हीं की संस्कृति में पढ़ाने लगिए। एक दिन आप अपने संस्कृति में भाई पढ़ाएँगे, क्योंकि आपको पता नहीं होगा, लेकिन दूसरे दिन उन्हीं में ढल जाइए, ताकि सहज शिक्षण आप कर सकें। तो आप पढ़ेंगे कैसे? 7 के 7, 7 दूनी 14, सतरी 21, 7 त्रिक 21 नहीं, सतरी 21, सत चौको 28, सत पचे 35, सत छके 42, सत सत्ते 49, सत अट्ठे 56, सत अट्ठे 56 नहीं, वो लोग बोलेंगे सत वट्ठे 56। आपको पहले उनको सिखाने के लिए उन्हीं की भाषा में आप ढल जाइएगा। 97 63 सतदहा में 70। तो ये तरीका है। कक्षा 1 व 2 में पढ़ाया गया आ की मात्रा से बने शब्द, ई की मात्रा से बने शब्द, यानी कि आप पढ़ाएँगे कि आ की मात्रा से बने शब्द काम, नाम, ऐसा बोर्ड पे लिखेंगे, फिर बच्चों को लिखवाएँगे, फिर बच्चों को इनके बारे में बताएँगे, फिर एक-एक को बुला के इसको पढ़वाएँगे भी। ई की मात्रा फिर जितने भी हैं वो आप कराएँगे, बड़ी ई, छोटा ऊ, ये सब। ए से जेड, क से ज्ञ, ये भी आप वही लिखेंगे, फिर बताएँगे, फिर बच्चों से पढ़वाएँगे। 2 से 10 तक का पहाड़ा इस स्तर पर आप बच्चों से याद करवा दीजिए। 12 खड़ी जो होती है वो उनको पूरा रटवा दीजिए, समझा दीजिए, ठीक ना? ये चीज़ है। तो कुछ बेसिक चीज़ें आपको बार-बार उनसे रिवाइज़ कराना होता है, अभ्यास कराना होता है, उसे आप रटवाना भी बोल सकते हैं, हालाँकि ये गलत होगा। क्योंकि रटवाना जैसा शब्द हम लोग कुछ यूज़ नहीं कर सकते बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत। तो का, की, क, का, की, कू, के, कै, कन, कहा, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ा देनी है। कक्षा 1 और 2, प्रश्न दिए गए वर्ण में आ की मात्रा लगाकर लिखो और पढ़ो। 12 खड़ी मात्रा सहित अक्षरों का ज्ञान, तो 12 खड़ी आपको याद करवाना है। चित्र दिखाकर ज़्यादा पढ़ाइए व खेल विधि से पढ़ाइए, बच्चे सहज महसूस करेंगे। आकृति देखने में बच्चे बहुत ही ज़्यादा रुचि लेते हैं। कविता याद करवाइए, इससे कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा कम से कम बोलना सीखेगा, मुखर होगा, बहिर्मुखी बन जाएगा। आप देखिए क्या, 1 से 2 में जब आप पढ़ाएँगे तो बच्चे इतने कुछ संकोची बच्चे मिलेंगे, इंट्रोवर्ट मिलेंगे, अंतर्मुखी मिलेंगे, वो आपसे आ ऊ तक नहीं करेगा, आपको कुछ जवाब ही नहीं देगा। अगर आपने डाँटा-वाटा कुछ, तुरंत रो देगा। तो उसको भैया कैसे बुलवाना है? तो उसको कैसे बुलवाना है, उससे कविता-वविता सिखाइए, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग कविता, तो कविता में बड़ी बच्चे रुचि लेते हैं, तो उसको पढ़ेंगे, उनसे उनके मम्मी का नाम पूछिए, घर पे क्या खाते हो, क्या खेलते हो, ऐसे बातें कीजिए, इंटरेक्शन कीजिए, फिर पढ़ाइए। तो ये सारे तरीके हैं, उसको खोलिए, उसके अंदर की जो शक्तियाँ हैं, उसको बाहर लाने का प्रयास कीजिए। अगर बच्चों को किताब पढ़ने में समस्या है, तो आप क्या करेंगे? तो भैया आगे आप 12 खड़ी सिखाएँगे, का से लेके जितना व्यंजन है सारे अक्षर को मिला-मिलाकर पढ़ने का प्रयास कराएँगे। जैसे क, म, ल, कमल, न, ग, र, नगर, ऐसे कर के अक्षरों को जोड़-जोड़ के आप बच्चों को पढ़ाएँगे। ये संश्लेषण विधि हो जाता है, ठीक ना? अब देखिए यहाँ पे जैसे कि टीचिंग किया जा रहा था, तो एक फ़ोटो है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि 2 अक्षर वाले शब्द हैं, तो आगे टीचर ने ये लिखा होगा, फिर ये पढ़-पढ़ के बच्चों को बताया होगा। एक बार तो टीचर ने ही पढ़ा होगा, सभी बच्चे उसका अनुकरण किए होंगे। फिर वो एक-एक बच्चे को बोर्ड पे बुलाया होगा और उनसे पढ़वाया होगा। पढ़ने में अगर उनको कुछ समस्या आ रही थी, तो उसका करेक्शन भी, उसमें काठिन्य निवारण भी किया होगा। तो क, ल, च, ल, ज, ल, थ, ल ऐसे करके पढ़े होंगे। यहाँ पे आप गिनती देख सकते हैं, तो गिनती भी पढ़वाया होगा। तो 1 से 2 के स्तर पे यही पढ़ाते हैं। जब भी आप पढ़ाइए तो यहाँ पे आगे दिन का नाम लिख दीजिए, यहाँ पे डेट लिख दीजिए, ये बहुत ज़रूरी है, ताकि बेसिक शिक्षा अधिकारी या जो भी एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं वो चेक करें, तो उनको सही चीज़ें लिखें लगे, क्योंकि वो आपसे पूछेंगे नहीं आज कौन-सा दिन है, कौन-सा तारीख है।
देखते हैं डायरेक्ट। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इसे पढ़ें। घूम, नई, गोदी, प्यारी, वापस, खटिया, भूलता, मिठास, थक कर, दिलाकर, बिस्तर। तो ये सारी चीज़ें ऐसा नहीं कि टीचर अपने मन से लिख देगा। उनकी अभ्यास पुस्तिका होती है 1 से 2 के बच्चों की, तो उसको आप देखेंगे, उसमें जो चीज़ें दी गई हैं वही आप उसको पढ़ाएँगे भी। यहाँ पे देखिए पूरा 12 खड़ी लिखा गया है, और 12 खड़ी लिखते समय ऐसे बीच-बीच में आप कहीं-कहीं जगह भी खाली छोड़ देंगे, ताकि बच्चे की अंडरस्टैंडिंग को भी आप चेक कर सकें कि बच्चा ने खाली रटा है कि समझा भी है थोड़ा बहुत। तो ये सारे तरीके आप अपनाएँगे जिससे कि आप इस स्तर पर सहज टीचिंग कर सकें। अब देखिए मैंने बोला कि जो बच्चा बड़ी संकोची होगा तो अच्छे कविता-वविता रटवाइए, कविता-वविता पढ़ाइए उनको ताकि उनका मन लगे। तो ऐसा नहीं कि बोरिंग कविता ले आइए, मछली जल की रानी है, उसका जीवन पानी है, बहुत सालों से चला आ रहा है, आप कुछ नया भी कर सकते हैं। वो हालाँकि वो भी बहुत अच्छा कविता है। जैसे देखिए यहाँ पे एक कविता लिखी गई है, गोल जलेबी लगती है कितनी मीठी जलेबी, लाल जलेबी 2 रुपये की एक जलेबी, पीली जलेबी मेला में है मिलती जलेबी। तो जलेबी पे ही कविता क्यों बनाई गई? क्योंकि गाँव के जो बच्चे होते हैं वो मेला ज़रूर जाते हैं, और मेला लगता भी रहता है, चाहे बाज़ार लगता है, उसमें वो लाल जलेबी, एकदम जलेबी, पीला जलेबी वो देखते हैं। मीठी होती है, मीठी चीज़ बच्चों को बड़ी पसंद होती है, खाने की चीज़ है, तो उनके मन में एक रुचि आएगी, एक ललक होगी, वो पढ़ना चाहेंगे। यहाँ पे आप फलों के नाम देखिए, यहाँ पे याद करवाया जा रहा है बच्चों से। तो देखिए यहाँ पे एक बच्चा ऐसे छड़ी रख के पढ़ रहा है, और बाकी बच्चे क्या करेंगे, दोहराएँगे। तो ये चीज़ है। अगला क्या है भैया, तो कक्षा 4 और 5 एक रूम में बच्चे बैठेंगे, कक्षा 4 और 5 के, और कक्षा 4 और 5 के रूम का अंदर का स्वरूप कैसा होगा? अंदर की दीवारों पे भैया क्या लिखा होगा? तो जो अंदर की दीवारें हैं, उन पे ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स के नाम लिखे होंगे। जैसे मैंने एक व्यक्ति का यहाँ पे मैं फ़ोटो बना दे रहा हूँ, तो ये कान है, नाक है, गर्दन है, पैर हैं, हाथ है, तो ये चित्र बना के चीज़ें लिखी हुई होंगी। 1 से 10 तक का पहाड़ा लिखा रहेगा, अंग्रेजी के स्मॉल लेटर के अक्षर भी लिखे रहेंगे, कैपिटल लेटर के भी अक्षर लिखे रहेंगे। प्रकाश संश्लेषण का चित्र या रूपरेखा रहेगा, फ़ोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है, चित्र सहित बढ़िया से वर्णन हुई होनी चाहिए। 1 से 100 तक की गिनती लिखी होगी, बूझो तो जानो जैसे पहेली भी दीवार पे अंकित होगी। जैसे मिर्ची का चित्र दे दिया जाएगा, एक मिर्चा का चित्र बना दिया जाएगा इस तरीके से, और बोला जाएगा कि भैया इसको बूझो, ये क्या है? तो लोग बताएँगे मिर्ची, क्योंकि वो लाल कलर का वहाँ पे रहेगा। तो बच्चे देखकर पहचानेंगे कि क्या है, शायद इसका फ़ोटो मैंने लिया है तो आगे मैं आपको दिखा दूँगा। ए से जेड तक लिखा रहेगा, पौधों के अंग के नाम लिखे रहेंगे कि भैया जड़ क्या है, पत्ता कहाँ पे है, फल कौन-सा है, पुष्प कौन-सा है, ये सारी चीज़ें। क्योंकि उस स्तर पर जो उनकी किताब होती है पर्यावरण की या विज्ञान की, तो उसमें वो उनको पढ़ना होता है, चाहे प्रकृति की, जो भी उनकी किताब का नाम होता है। भोजन के स्रोत, पेड़-पौधों से प्राप्त अनाज, इसके बारे में भी दीवालों पे चीज़ें रहेंगी। गेहूँ, ज्वार, धना, मक्का, दालें, चना, अरहर, मसूर, आलू, टमाटर, गाजर, सेब, केला, आम। जंतुओं से अंडा, दूध, मछली। तो भोजन के स्रोत का पूरा स्ट्रक्चर रहेगा। जोड़, घटाना, गुणा, भाग के प्रतीक चिन्ह आपको दिखेंगे। त्रिभुज, वृत्त, आयत, वर्ग, गोला, बेलन के प्रतीक चिन्ह दिखेंगे। ये सारे दीवारों पे चीज़ें आपको वर्णित मिलेंगी। छात्रों के बैठने के लिए बेंच रहेगा कक्षा 4 से 5 वालों के लिए, क्योंकि ये बच्चे अब बड़े हो गए। इसमें आप 3 वालों को भी ऐड कर सकते हैं, ठीक ना? कक्षा 3, 4, 5, 1-2 को आप, क्योंकि हमने अलग कर दिया था, 1-2 के बारे में पढ़ा था, तो कक्षा 3, 4, 5 जिस कक्षा में बैठेंगे उस कक्षा के दीवारों का स्वरूप मैंने आपको बता दिया, और बैठने के लिए डेस्क डेस्क रहेगा, क्योंकि ये बच्चे बड़े हैं, और क्लास में पंखा रहेगा, बल्ब रहेगा, श्यामपट्ट रहेगा, चाक वाला भी श्यामपट्ट हो सकता है, या फिर मार्कर बोर्ड भी उपलब्ध हो सकता है, क्योंकि बच्चे बड़े हैं तो मार्कर बोर्ड से सुविधा होती है। तो अगर वहाँ पे सारा इंफ्रास्ट्रक्चर वेल मेंटेन है तो वो भी हो सकता है। चलिए आगे देखिए। प्राथमिक विद्यालय गति से कब निर्धारित हो सकता है? आइए इस पे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको स्टार लगा लीजिए मैं तो कहूँगा। अगर आप यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी ये इम्पोर्टेंट है। ठीक ना, ये चीज़ है। तो स्टार लगा लेते हैं और देखते हैं कि भैया क्या है। देखिए, जब विद्यालय व बालक-बालिकाओं की संपूर्ण ज़िम्मेदारी सिर्फ़ और सिर्फ़ हेडमास्टर पर न हो। कक्षा 1 से 5 का जो विद्यालय है, तो उस विद्यालय की संपूर्ण ज़िम्मेदारी भैया हेडमास्टर पे ही नहीं होनी चाहिए। अगर संपूर्ण ज़िम्मेदारी हेडमास्टर पे होगी, कार्यालय का काम भी करेगा, कोई टीचर नहीं है, मात्र एक वही टीचर है, सब पढ़ा भी रहा है, सब चीज़ देख भी रहा है, तो आप
अगर उम्मीद करते हैं कि विद्यालय गति से चलेगा तो फिर इम्पॉसिबल है। आंगनवाड़ी जो कर्मचारी होंगे या होंगी, जो गांव का प्रधान होगा, जो गांव के वार्ड सदस्य होंगे, जो ग्राम प्रधान विपक्ष होगा, भाई हर 5 साल में चुनाव होता है तो एक प्रधान बनता है, और जो हार जाता है कम अंतर से वो ग्राम प्रधान विपक्ष होता है। या फिर जो अगले 5 साल में जो चुनाव होगा उसमें वो उसको खड़ा होना है तो उसको विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए। तो आंगनवाड़ी जो कर्मचारी हो गए, ग्राम प्रधान हो गए, वार्ड सदस्य हो गए, ग्राम प्रधान विपक्ष हो गया, पंचायत सदस्य हो गए, राशन दुकान प्रमुख हो गया, सफाई कर्मचारी हो गए, अभिभावक हो गए, वो विद्यालय के हेडमास्टर व अन्य शिक्षकों के बीच में समन्वय होना चाहिए, तब जाके प्राथमिक विद्यालय गति से निर्धारित हो सकता है। आप बोलेंगे सर टीचर से स्कूल चलता है, हेडमास्टर चलता है, आप पूरा गांव भर के आदमी जुटा दिए यहाँ पे, भैया क्या चीज़ है, क्यों ऐसा आप बोल रहे हैं? तो देखिए, आंगनवाड़ी कर्मचारी का काम होता है कि जो बाल बाटिका के बच्चे हैं उन पे वो ध्यान दें, जो क्लास 0 में हैं उनको कक्षा 1 के लिए वो अभिप्रेरित करें, तैयार करें, और समय-समय पर जो सरकार के द्वारा मेडिसिन उपलब्ध कराई जाती है, प्रोटीन चाहे फिर न्यूट्रिशन से संबंधित जो भी चीज़ें उपलब्ध कराई जाती हैं बच्चों के असेसमेंट को लेकर, चाहे जिस भी चीज़ को लेकर, तो वो आएँ, उस चीज़ को पूरा करें। ग्राम प्रधान की भई क्या ज़िम्मेदारी है? तो ग्राम प्रधान का यहाँ पे दायित्व तो बनता है कि जो गाँव के टोटल सदस्य हैं, उनको प्रेरित करें कि वो अपने बच्चों का नाम सरकारी विद्यालय में लिखाएँ और बच्चों को प्रतिदिन समय से स्कूल भेजें, साफ-सुथरी अवस्था में स्कूल भेजें, और उनका बैग हो गया, उनका ड्रेस हो गया, उनके जूते हो गए, उनके कॉपी-किताब हो गए, उसकी व्यवस्था अभिभावक करें। तो ग्राम प्रधान का एक दायित्व होता है कि एक शिक्षा के पक्ष में एक माहौल बनाएँ, सरकारी विद्यालय के पक्ष में एक माहौल बनाएँ कि सरकारी विद्यालय से ही टॉपर निकले। वार्ड सदस्य की भी सेम यही भूमिका होगी। ग्राम प्रधान पूरे गाँव को लेकर इस प्रकार का कार्य करेगा, वार्ड सदस्य अपने वार्ड को लेकर इस प्रकार का कार्य करेगा। ग्राम प्रधान ग्राम प्रधान विपक्ष का भैया क्या कार्य है? अगर प्रधान सुस्त अवस्था में है, प्रधान के द्वारा कुछ किया नहीं जा रहा है प्राथमिक विद्यालय को लेकर या प्राथमिक विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था को लेकर, कोई जागरूकता नहीं पैदा कर पा रहा है वो, तो फिर ग्राम प्रधान विपक्ष को यहाँ पे अपनी भूमिका को अदा करनी चाहिए या ग्राम प्रधान का विरोध करना चाहिए। अगर वो ग्राम प्रधान पे दबाव बनाता है तो जो ग्राम प्रधान अगर ग्राम प्रधान विपक्ष ग्राम प्रधान पे दबाव बनाता है तो उसकी मजबूरी हो जाएगी सरकारी विद्यालय के पक्ष में माहौल बनाने की। पंचायत सदस्य भी इसमें आपके आ जाएँगे अगर चाहें तो। राशन दुकान प्रमुख क्यों आ जाएगा? क्योंकि देखिए आपको पता है कि प्राथमिक विद्यालय मिड डे मील की व्यवस्था पे चलता है, तो कभी चावल घट जाए, गेहूँ घट जाए, दाल घट जाए, तो राशन दुकान को वहाँ पे सहयोग करना होगा। स्कूल में वो चीज़ें प्रोवाइड करा देनी होंगी क्योंकि पैसा तो बाद में उसको मिलना ही है। ये चीज़ है। सफाई कर्मचारी का भैया क्या रोल है? तो सफाई कर्मचारी का ये रोल है कि विद्यालय के कैंपस में साफ-सफाई हो। भाई गाँव का एक सफाई कर्मचारी होगा, शौचालय में गंदगी ना हो, कोई बच्चा अगर टॉयलेट जाता है तो वो स्मेल के मारे ही मत उसका दम घुट जाए, टीचर का मत घुट जाए, तो साफ-सफाई हो। कैंपस के जो घास-वास होते हैं बिल्कुल ज़ीरो स्तर पे हों या 0 पॉइंट कुछ होते हैं उस पे हों। कक्षा कक्ष की सफाई हो, तो चापाकल के पास की सफाई हो, तो ये सारी चीज़ें सफाई कर्मचारी को देखनी चाहिए। अगर सफाई कर्मचारी ऐसा नहीं करता है, तो जो गाँव के प्रधान हैं या ग्राम प्रधान विपक्ष हैं, उनको इसका विरोध करना चाहिए। चाहे फिर आंगनवाड़ी कर्मचारी अगर रोज़ ड्यूटी पे नहीं जा रही है, तो ग्राम प्रधान उस पे भी नज़र रखे। यहाँ तक कि ग्राम प्रधान तो विद्यालय समिति का भैया क्या होता है? अध्यक्ष होता है। जो प्राथमिक विद्यालय की समिति होती है, उसका अध्यक्ष होता है ग्राम प्रधान। ग्राम प्रधान के पास इतना पावर है कि वो चाहे तो शिक्षक और हेडमास्टर पर भी किसी भी प्रकार का दबाव बना सकता है, बच्चों के हित को लेकर। ठीक ना? तो ग्राम प्रधान को यहाँ पे बड़ी सक्रिय होना चाहिए। अगर ग्राम प्रधान सक्रिय नहीं है, तो इसकी जगह ग्राम प्रधान विपक्ष भी ले सकते हैं, अभिभावक भी ले सकते हैं। ये ऑफ़िशियल सदस्य तो नहीं होंगे विद्यालय प्रबंधन समिति के, लेकिन अनऑफ़िशियली ये ग्राम प्रधान पे दबाव डालकर चीज़ें करा सकते हैं। ये चीज़ है, तो इतनी चीज़ें मैं समझता हूँ कि आपको समझ आ गई होंगी। और फिर क्या है भैया, तो लेन-देन होना चाहिए। लेन-देन मतलब ये नहीं कि ₹10 प्रधान हेडमास्टर को दिया और हेडमास्टर दिया ग्राम प्रधान को ₹100, तो ये लेन-देन नहीं। लेन-देन मतलब कि ग्राम प्रधान ने कुछ सहयोग की, कुछ पहल की,
हेडमास्टर ने उसको अप्लाई किया, कुछ हेडमास्टर ने पहल की, ग्राम प्रधान ने उसमें सहयोग किया, तो अभिभावकों ने सहयोग किया, कुछ अभिभावकों ने पहल की, तो ये लेन-देन ट्रांज़ैक्शन होना चाहिए। सहयोग की भावना होनी चाहिए किसके अंदर, तो जितने सदस्य मैंने बताया, एक प्राथमिक विद्यालय को गति दे सकते हैं, तो सभी में सहयोग की भावना होनी चाहिए। गाँव के विकास का लक्ष्य होना चाहिए। अल्टीमेटली क्या लक्ष्य होना चाहिए? गाँव के विकास का लक्ष्य होना चाहिए। बच्चे पढ़ेंगे तभी तो गाँव विकसित होगा। तो ये चीज़ है, इसलिए प्राइमरी एजुकेशन अच्छा होना चाहिए। अपनी ज़िम्मेवारी का परिचय होना चाहिए, ग्राम प्रधान को अपनी ज़िम्मेवारी का परिचय हो, आंगनवाड़ी कर्मचारी है तो उसको अपनी ज़िम्मेवारी का परिचय हो, वो रोज़ ड्यूटी पे जाए और जितनी भी सरकार के द्वारा पहल की जा रही है उसको बच्चों से जोड़े, उन योजनाओं से बच्चों को, ये चीज़ है। ऐसा नहीं कि हेडमास्टर और आंगनवाड़ी कर्मचारी में भैया डील हो जाए, भैया 4 दिन तुम स्कूल मत आना, 2 दिन हम नहीं आएँगे, तुम छुट्टी पे 5 दिन चले जाना, तुम्हारे जगह हम रहेंगे, तुम मेरे जगह देख लेना। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो फिर ग्राम प्रधान को उसमें एंट्री करना चाहिए। तो एक-दूसरे की मदद से चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। योगदान देने की पहल होनी चाहिए। भई गाँव के जितने भी सदस्य हैं, सब चाहें तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं और सब पार्टिसिपेट कब करना चाहेंगे भैया जब ग्राम प्रधान अपने गाँव का एक सकारात्मक माहौल बनाने में सक्षम होगा। तो ये चीज़ें हैं भैया जिस गाँव के नागरिक जागरूक होंगे, ज़ाहिर-सी बात है वहाँ का जो प्राइमरी स्कूल होगा वो भी बहुत अच्छा होगा। अगर ये सारी चीज़ें होंगी, तब जाके कक्षा 1-2 के बच्चों का निपुण लक्ष्य के अनुसार विकास हो पाएगा और वो आगे की पढ़ाई यानी कक्षा 3, 4, 5 में गति के साथ बढ़ पाएगा। मैंने कक्षा 3, 4, 5 को यहाँ पे ऐड नहीं किया है गति में, 1-2 को ही किया है। क्यों 1-2 को किया है? क्योंकि ये नींव होती है भैया, क्या होती है? नींव होती है। इसी में अगर आप गुड़-गोबर कर दिए तो फिर 3-4 बच्चे में 4-5 की क्लास में कितना भी बढ़िया पढ़ा लीजिए, कुछ होने वाला नहीं है। तो 1 और 2 जो ये क्लास है, चाहे बाल वाटिका भी है, इसमें किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाना चाहिए शिक्षा की गुणवत्ता से। इस पे विशेष ध्यान देना चाहिए। आगे भी और चीज़ें हैं। अब देखिए मान लेते हैं कि ग्राम प्रधान भी निकम्मा हो जाए, हेडमास्टर भी निकम्मा हो जाए, ग्राम प्रधान विपक्ष की भी कोई भूमिका ना हो, हैया ना हो कोई विपक्ष, आंगनवाड़ी कर्मचारी भी पूरा सत्तू जो भी मिलता है, जो चीज़ अपने घर में पूरा ओरिया ले, यानी ओरियाने का मतलब रख ले। देखिए ये जो डिस्टॉर्टेड लैंग्वेज मैं यूज़ करता हूँ, ये इसलिए करता हूँ ताकि क्लास इंटरेस्टिंग रह सके, आपको 1-2 घंटे तक मैं रोक सकूँ, ठीक ना? अपने साथ, ये चीज़ें। तो मान लेते हैं सब नकारे निकम्मे हो गए, सफाई के कर्मचारी भी बेईमान हो गया, 2 लेबर भेज के 2-4 महीने में एक बार साफ करा दे रहा है, तब क्या किया जाएगा भैया? ऐसे में क्या किया जाएगा? तो ऐसे में देखिए इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा अभिभावकों में इस भावना को जगाना कि बच्चों की पढ़ाई, बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए कितना महत्वपूर्ण है और ग्राम विकास खंड व जिला का विकास इससे कैसे जुड़ा है, यह समझाने के लिए अभियान चलाए, कार्यक्रम आयोजित किए जाएँ। जैसे सर्व शिक्षा अभियान, इसे ना तो किसी प्रधान ने लाया, ना किसी मुख्यमंत्री ने लाया, ना किसी आईएएस ऑफिसर द्वारा या मतलब किसी भी द्वारा नहीं लाया गया। ये हमारे संघीय जो ढाँचा है हमारा, उसके जो प्रमुख होते हैं पीएम प्रधानमंत्री, उनके द्वारा लाया गया था सर्व शिक्षा अभियान और वो बहुत सक्सेसफुल भी हुआ था। बच्चों की शिक्षा में काफ़ी बढ़ोतरी हुई थी, ग्रास एनरोलमेंट रेट भी बढ़ा था और एक हम लोग सकारात्मक माहौल बनाने में सक्षम हुए थे। तो देखिए अगर सरकार चाहे तो विशेष रूप से प्राथमिक शिक्षा के ऊपर कोई योजना बना सकता है, कोई अभियान बना सकता है। वो अभियान बच्चों की पढ़ाई और बच्चों के चहुमुखी विकास से संबंधित होगा, अभिभावकों को जागरूक करेगा। वो बताएगा कि अगर बच्चे 1 और 2 में अगर सही से नहीं पढ़ पाए, तो ना हमारे जिला का विकास होगा, ना हमारे तहसील का विकास होगा, ना हमारे विकासखंड का विकास होगा, ना हमारे गाँव का विकास होगा, हमारे देश का विकास भी रुक जाएगा। क्योंकि जब 1 ही 2 में सही से नहीं पढ़ेगा, 3-4 क्या घंटा पढ़ेगा? तो ये चीज़ समझाया जा सकता है राज्य सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा। अगर केंद्र सरकार या राज्य सरकार इस प्रकार की कोई योजना लाती है, तो मजबूरी होगी नीचे के जो जितने भी कर्मचारी हैं उसको लागू करने की, वरना उनकी नौकरी चली जाएगी। तो सरकार जब जागरूक रहेगी, तो बाकी चीज़ें भी जागरूक रहेंगी। ये चीज़ें हैं। भारत का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है। ये इम्पोर्टेंट लाइन है, मैं स्टार लगा देता हूँ। 1 नंबर में आपका 1 नंबर नहीं सॉरी 3 नंबर का क्वेश्चन होता है ना, तो सीयूईटी पीजी के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, यानी एमएड एंट्रेंस का जो एग्ज़ाम है उसमें पूछा जाता है कि भारत का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है, किसने कहा? तो देखिए
जो 1 और 2 के क्लास में नन्हे-नन्हे से हमारे बच्चे बैठे हैं, छोटे-छोटे से हमारे बच्चे बैठे हैं, ये क्या है भैया? भारत के भविष्य हैं। तो इन कक्षा में सिर्फ़ शिक्षण योजना नहीं चल रही, शिक्षण कार्य नहीं चल रहा है। भारत का भविष्य निर्माण किया जा रहा है शिक्षकों के द्वारा। तो इसमें कोई भी लापरवाही नहीं बरतना होगा। ये वाक्य मैंने यहाँ पे क्यों डाला है? ये वाक्य इसलिए डाला है ताकि प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता न हो। ये लाइन स्पष्ट करती है कि भाई अगर हम प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता करते हैं तो फिर हम क्या कर रहे हैं? भारत के भविष्य को गर्त में डाल रहे हैं। तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब जो जो बैठे हैं पद पे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस चीज़ को बनाए रखना। तो ये बोला था काठौरी आयोग ने, जो कि 1964 से 66 में काम किया था। उसका जो ये मत था, इसको सर्वोपरि रखा जाना चाहिए राज्य सरकार द्वारा। पूर्ण तरीके से राज्य सरकार इस ध्येय वाक्य के प्रति प्रतिबद्ध हो। अगर इसको कोर लाइन मान के शिक्षा व्यवस्था को संचालित किया जाए, उसकी देखरेख की जाए, मैं आपको बता रहा हूँ कोई भी गड़बड़ी नहीं होगा। 8वीं चीज़ क्या है? छोटे बच्चों को कक्षा कक्ष में नियंत्रित करने के भैया उपाय क्या हैं? क्या मार-पीट के नियंत्रित कर दिया जाए? टॉफ़ी चॉकलेट देके कर दिया जाए? तो आइए उसको भी देख लेते हैं। छोटे बच्चों को आप औपचारिक तौर पर नहीं मार सकते हैं, क्योंकि नई शिक्षा नीति 2020 व एनसीईएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में ऐसा कहा गया है। बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, आप बच्चों को मार नहीं सकते हैं औपचारिक तौर पर, फॉर्मल तौर पर। इनफॉर्मली तो मारते ही हैं शिक्षक। 2 बच्चे आपस में बात करते हैं, शिक्षण की तरफ ध्यान आकर्षित नहीं कर रहे हैं, तो उनको अलग-अलग बैठा दीजिए, अलग-थलग बैठा दीजिए। तो ज़ाहिर-सी बात है, बात नहीं कर पाएँगे तो फिर शिक्षण की तरफ उनका ध्यान जाएगा। गुटबाज़ी खत्म हो जाएगी। गुटबाज़ी मतलब जो आपस में गैदरिंग करते हैं ना, तो अगर आप उनको अलग-थलग बैठा दीजिएगा तो गैदरिंग नहीं हो पाएगा। अकेला पढ़ने पर वो क्या करेंगे? मजबूरी में पढ़ेंगे, क्योंकि उनकी सखी-सखा नहीं रहेगी तो फिर पढ़बे करेंगे। कान पकड़कर खड़ा करा दीजिए बालिकाओं को। भाई बालिकाओं को आप मुर्गा बनने के लिए तो नहीं कह सकते, क्योंकि बायोलॉजिकली वो थोड़ी अलग हैं। थोड़ा गलत होगा चीज़ें, हालाँकि कई से करवाते भी हैं, लेकिन उचित नहीं है। तो बालिकाओं को क्या करेंगे आप? बोलेंगे भैया दोनों कान पकड़ो और खड़े हो जाओ। मार तो नहीं सकते, लेकिन किसी न किसी प्रकार का दंड तो दिया ही जा सकता है। तो ये आप करा सकते हैं, मुर्गा बनवा दीजिए बालकों को। मुर्गा बने-बने वो आधे घंटे 1 घंटे बैठेंगे, समझ आ जाएगा। अपने पास बुलाकर पढ़वाने लगिए, ऐसे में काम चोरी नहीं कर पाएगा। मान लीजिए बच्चा अपना सीट से ही उठकर पढ़ रहा था, अपने जगह से ही, तो वो क्या कर रहा था? काम चोरी कर रहा था, सही से नहीं पढ़ रहा था। आप पढ़ा रहे थे लेकिन इधर-उधर भी गुटबाजी कर रहा था। आप क्या कीजिए, बोलिए भैया वहाँ से उठो और वहाँ जहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ यहीं पे बैठो और तुम पढ़ो। अब उसके अंदर एक डर आ जाएगा, फिर आपके शिक्षण की तरफ वो ध्यान देगा। आगे भी बुला के बैठा सकते हैं, पीछे बैठा था आगे बैठा दीजिए। बच्चों का समूह न बनने दीजिए। 2 बच्चे, 4 बच्चे, 5 बच्चे अगर समूह बना ले रहे हैं और समूह बना के अगर वो सार्थक चर्चा कर रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन असार्थक चर्चा कर रहे हैं तो समूह फिर आपको नहीं बनने देना है। ऐसा नहीं कि समूह ही नहीं बनने देना है, भाई ग्रुप लर्निंग तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सहपाठी शिक्षण का जो कॉन्सेप्ट है दैट्स अ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, ठीक ना? लेकिन अगर बच्चे सार्थक चर्चा नहीं कर रहे हैं समूह बना के, गुटबाजी कर रहे हैं, भैया तू का टिफ़िन लइले हउए, हम का लइले हूँ, ये सब कर रहे हैं, तोर सैल्टवा पे हम लिख देतानी, तू हमरा पे लिख दी है। तो ये सब चीज़ अगर कर रहे हैं तो फिर उनको अलग-थलग बैठाइए, समूह मत बनने दीजिए। गुटबाजी को समूह क्या करेगा? हवा देगा, ठीक ना? ये चीज़ है। आप देखते होंगे कि जो सत्ता में सरकार रहती है, अपने विपक्ष में अगर कुछ लोग सरकार की नीतियों के खिलाफ समूह बनाते हैं तो उन पे अंकुश लगाती है, ताकि गुटबाजी को हवा न मिल पाए, सरकार के लिए वो रोड़ा न बन पाए। जो याद कर ले उसे चॉकलेट दीजिए और जो याद ना करे उसे मत दीजिए। भैया अगर किसी बच्चे ने कुछ याद कर लिया, 2 गो चॉकलेट दे दीजिए, जिसको नहीं देंगे वो खुदे मर-मरा जाएगा, मतलब तड़पेगा, और जब तड़पेगा तो फिर याद भी करेगा। ऐसे में न मिलने वाले बच्चों को बड़ी बुरा लगेगा कि भैया रोहनवा के खिलौना मिल गइल ह, हमके ना मिल पाइल ह। तो फिर हम का करब? हमहू काली से पढ़ब। तो ये चीज़ है। और वो चॉकलेट के खातिर क्या करेगा? याद करेगा। बोर्ड पे लिखकर क्रम से बच्चों को बुलाकर पढ़वाइए, एक लाइन से बुलाकर पढ़वाइए। ये भी सही तरीका है भैया, बच्चों में डर होगा कि अब मेरा भी नंबर आएगा। तो ये कुछ तरीके हैं बच्चों को सहज पढ़ाने के लिए। देखिए, अगर आप पूछेंगे कि बच्चों को हम कैसे सहज तरीके से पढ़ाएँ, तो इसका कोई आपको जादू की झप्पी नहीं मिल पाएगी।
आप ही लोग ये सब क्रिएट करते हैं। जब आपकी नौकरी लगती है प्राइवेट में, गवर्नमेंट में, तो आप ही लोग चीज़ों को इवॉल्व करते हैं, नई-नई टीचिंग मेथड को, नई-नई तरीकों को, नए-नए टेक्निक को, ठीक ना? शिक्षण सूत्र को, शिक्षण सिद्धांत को, शिक्षण रणनीतियों को आप ही लोग बनाते हैं। तो आप लोग कुछ नया भी कर सकते हैं, आप अपने अंदर रचनात्मकता ला सकते हैं। चलिए 9वाँ चीज़ क्या है भैया, सीटिंग अरेंजमेंट देखेंगे और एक अच्छा 0 और 1-2 के लिए विशेष रूप से हम देखेंगे। 0 भैया हम लोग क्यों चलाते हैं प्राथमिक विद्यालय में? ऐसा इसलिए क्योंकि आंगनवाड़ी में अलग से कक्षा नहीं चलती है या आंगनवाड़ी होता ही नहीं है कोई-कोई गाँव में, तो प्राथमिक विद्यालय ही वहाँ का आंगनवाड़ी भी होता है। और यही 0 के बच्चे 1-2 में जाते हैं, ठीक ना? नहीं तो प्राइवेट कॉलेज वाले फिर इनको ले लेते हैं और सरकारी विद्यालय में बच्चों की कमी हो जाती है, खाली हो जाता है विद्यालय। तो 0 के बच्चों को रखना ताकि कक्षा 1 में जो एनरोलमेंट रेशियो होगा वो बना रहे। कक्षा 0, 1 व 2 के एक ही रूम में बैठते हैं, एक ही रूम में इन तीनों को बैठा दीजिए तो सब क्या हो जाते हैं, मिक्स होकर बैठ जाते हैं। 0 वाला यहाँ बैठ गया और 1 वाला यहाँ बैठ गया, यहीं पे 2 वाला भी बैठ गया, तो ये एक गलत ग्रुप बन जाता है। अक्सर तो आप अक्सर जब आप पढ़ाएँगे तो कई बार आप 0 वालों को खड़ा कर पूछ देंगे, डाँट भी देंगे, पनिश भी कर देते हैं। जबकि उनको सिर्फ़ सहज तरीके से हल्का-फुल्का चीज़ जैसे खड़ी पाई बनाना, पूँछ बनाना, गोला बनाना आदि सिखाना होता है। देखिए क्या है, बच्चे जब सब मिक्स होकर बैठते हैं, तो जब आप पढ़ा रहे होते हैं तो आपको पता नहीं होता कौन 0 का है, कौन 1 का है, कौन 2 का है। तो पता चला पूछना था 1 वाला सवाल 1 के विद्यार्थी से पूछ दिए, 0 वालों को खड़ा करके भैया सुनाओ 1 से 20 तक गिनती, नहीं सुनाया मार भी दिए। लेकिन ये तो फिर गलत हो गया क्योंकि 0 वाला तो भैया सहज तरीका से हल्का-फुल्का चीज़ें तो खाली सिखाना है, स्कूल में बैठने-वैठने का आदत-वादत खाली सिखाना है। तो जब आप सीटिंग अरेंजमेंट कर देंगे तो ये गलती नहीं हो पाएगी आपसे। इसके अतिरिक्त क्या होता है कि कई बार 1 वालों को खड़ा करके आप कक्षा 2 के कार्य करवाने लगते हैं क्योंकि आपको पता ही नहीं होता है भैया 1 का है कि 2 का है। तो अगर जब आप उनको अलग-अलग बैठा देंगे, तो चीज़ें सॉल्व हो जाएँगी। तो सबसे पहले सीटिंग अरेंजमेंट करेंगे, 0 वालों को अलग बैठाएँगे, 1 वालों को अलग व 2 वालों को अलग समूह में बैठाएँगे। कैसे बैठाना है, चित्र भी मैं आपको दिखाऊँगा। अब शिक्षक के नज़र में स्पष्टता होगी कि इस रो में 0 वाला बैठा है, इसमें 1 वाला बैठा है, इसमें 2 वाला बैठा है। तो भैया जो जिससे पूछना होगा उसी को खड़ा करेंगे, ये चीज़ है। अब शिक्षक के नज़र में स्पष्टता होगी कि कौन बालक-बालिका किस कक्षा के हैं और किससे क्या पूछना है, किसको क्या कार्य रखना, अ, किसके प्रति थोड़ा कड़ा रहना है, किसके प्रति अधिक नरम रहना है। भई 0 वाले के प्रति अधिक नरम रहना है, कक्षा 2 वाले के प्रति अधिक कड़ा रहना है। तो अलग-अलग रो में आप बैठा दिए तो उनको पता चल जाएगा। अब कक्षा में क्या होगी, गति आएगी, कक्षा गति से चल पाएगी। यहाँ पे आप फ़ोटो में भी मैं आपको चीज़ें दिखा रहा हूँ। ये कक्षा 0, 1 और 2 की क्लास है। क्या है? क्लास है। ये जो ग्रुप आप देख पा रहे हैं, ये टोटल कक्षा 2 के बच्चों का ग्रुप है और ये कक्षा 1 के बच्चों का एक अलग ग्रुप बना दिया गया है। यहाँ पे ये छोटे से रुनबुदिया टाइप के कुछ बच्चे आप दिख रहे हैं, छिटपुटिया टाइप के कुछ बच्चे दिख रहे हैं, ये कक्षा 0 के हैं। तो अब जब शिक्षक पढ़ाएगा तो उसको स्पष्टता होगी भई ये रो 1 वाला है, ये 2 वाला है, ये 0 वाला है, जिससे जो पूछना होगा पूछ लेगा। कक्षा 2 के प्रति थोड़ा कड़ा रहेगा, इनके प्रति थोड़ा नरम, इनके प्रति ज़्यादा नरम। तो ये चीज़ें हैं। 10वाँ क्या है भैया? 10वाँ है आपका किताबों की प्रकृति व संरचना। कक्षा 1 से 5 की किताबें कैसी होनी चाहिए, उनका स्वरूप क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हम देखेंगे जल्दी-जल्दी से। कक्षा 3 की जो किताब होती है हिंदी की, उसका नाम होता है वीणा और उसमें पाठ आपको किस तरह के मिलेंगे तो आप देख सकते हैं जैसे सीखो चींटी कितने पैर, बया हमारी चिड़िया रानी, बड़ी ही प्यारी कविता है। घुमक्कड़ तारक, तो पाठ 6 जो घुमक्कड़ तारक है, इससे हम किताबों की प्रकृति को समझ सकते हैं। देखिए पाठ 6 जो घुमक्कड़ तारक है, कक्षा 3 की हम बात कर रहे हैं हिंदी पुस्तक की। तो पाठ 6 जो घुमक्कड़ तारक है, बड़ी ही अच्छी कहानी है जिसमें कछुआ की कहानी है, हंस, कछुआ, मछली के बारे में कहानी के माध्यम से सब कुछ बड़ी अच्छा बताया गया है। सुंदर-सुंदर चित्र भी दिखाए गए हैं। 2 हंस एक छड़ी को मुँह में दबाकर उसमें एक कछुआ को लेकर आकाश में उड़ जाते हैं और हंस जैसे ही हँसता है, तो छड़ी स्वतंत्र हो जाती है, कछुआ समुद्र में गिर जाता है। फिर उसे
वहाँ एक बड़ा कछुआ हीरक मिलता है समुद्र में। वह तारक को पूरे समुद्र की सैर करवाता है और फिर तारक व्हेल मछली, डॉल्फिन मछली देखती है, ऑक्टोपस, 8 हाथों वाला, 5 कोने वाली सितारा, घोंघे, केकड़े, रंगीन मछलियाँ देखती है और उसको बहुत मज़ा आता है और फिर तारक उसी समुद्र में हीरक के साथ बस जाता है। बड़ी ही रोचक पाठ है। तो ये आप अलग-अलग कैरेक्टर देख रहे हैं, 1 हंस, 2 हंस हैं, कछुआ है, घोंघे हैं, केकड़े हैं, तो बच्चों को आप इनका रोल दे दीजिए, इनकी भूमिका में डाल दीजिए और जो-जो संवाद इन सभी के बीच में हुआ है, वो बच्चों से ही कराइए। तो भूमिका निर्वाह विधि से आप पढ़ा सकते हैं। तो यानी कि कक्षा 1 से 5 का पाठ्यपुस्तक इस हिसाब से होना चाहिए कि उसको भूमिका निर्वाह विधि से पढ़ाया जा सके, उसको रोचक तरीके से नाटक विधि से पढ़ाया जा सके। ये चीज़ है। चित्र भरपूर होने चाहिए क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखा गया है सुंदर-सुंदर चित्र भी दिए गए हैं और जो बच्चे जिस चीज़ से रिलेवेंटली जुड़ पाते हैं वही चीज़ें किताबों में होनी चाहिए। छोटे बच्चों के किताब में कहानी इस प्रकार से गढ़ के शामिल किया जाता है कि भूमिका निर्वाह के माध्यम से उस कहानी को पढ़ाया जा सके और बच्चों को उससे जोड़ा जा सके। जैसे ऊपर जिस कहानी का ज़िक्र किया गया है, उस कहानी को पढ़ाते समय किसी बच्चे को आप मछली बना दीजिए, किसी को हंस, किसी को कछुआ, फिर सबको संबंधित गतिविधि करा दीजिए। इस तरह पढ़ना और पढ़ाना बड़ी आसान हो जाता है। तो किताबें आप समझ के कैसी होनी चाहिए। कक्षा 4 के हिंदी की पुस्तक के बारे में आइए समझते हैं। तो उसमें आपको चैप्टर मिलेगा जैसे कि जब मैं पढ़ता था। तो जब मैं पढ़ता था ये चैप्टर है महात्मा गांधी के आचरण से संबंधित कि महात्मा गांधी क्या आचरण करते थे, ये सीख मिलेगा। तो देखिए बोलते हैं ना कि छोटे उम्र में अगर बच्चों को कुछ सिखा दीजिए तो फिर वो जीवन भर नहीं भूलता है। तो जो हमारे फाउंडेशन फादर रहे हैं हमारे देश के, उनके बारे में हम बचपन से ही बच्चों को सिखाएँ। तो जो छोटे क्लास की किताबें होनी चाहिए, उसमें राष्ट्र जो प्रेमी रहे हैं, जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, उनसे संबंधित चैप्टर होने चाहिए ताकि बच्चों को बचपन से ही उनके आदर्शों के बारे में पता चले, उनका सम्मान वो कर सकें। एक कहानी मिलेगी बोलने वाली गुफ़ा, इससे आपको पता चलता है बच्चों को कि दिमाग बड़ा होता है किससे? ताकत से। तो इस प्रकार की जो कहानियाँ होती हैं वो सीख देने वाली होती हैं। एक है कहाँ रहेगी चिड़िया, महादेवी वर्मा का है, पक्षियों के दर्द को बयाँ करती है, घोंसला उड़ जाता है आंधी-तूफ़ान में। तो पर्यावरण के प्रति बच्चे संवेदनशील बन पाएँ, पर्यावरण के प्रति उनमें प्रेम उत्पन्न हो, तो इन चीज़ों से भी संबंधित पाठ्य होती हैं। पाठ 6 है हाँ में हाँ बुंदेलखंड की कथा, पाठ 7 है मलेथा की गुल, मलेथा में माधो सिंह कैसे पर्वत में सुरंग बनाकर गाँव में पानी लाता है। इसी के साथ बिहार राज्य के गया जिले में गेहलौर गाँव में दशरथ मांझी कैसे पर्वत काटकर अपने गाँव के लिए रास्ता बनाते हैं। तो इस प्रकार की रोचक चीज़ें किताब में शामिल होती है कि बच्चा लड़ना सीखे, कैसे मांझी ने पर्वत को काट कर रास्ता बना दिया था। तो असंभव चीज़ को संभव करने की प्रेरणा दी जाती है किताबों के माध्यम से। पाठ 8 जो है वो क्या है? टोकरी में क्या है? फलों को बूझने का प्रयास दिखता है नानी और पोती के बीच में। तो एक जिज्ञासा पैदा बच्चों में की जाती है और कल्पना शक्ति का विकास किया जाता है इस पाठ के माध्यम से। मैं जो बता रहा हूँ उसको आप अपने तरीके से भी पॉइंट में नोट कर सकते हैं क्योंकि मैं हो सकता है कुछ चीज़ें और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकता था बट ना कर पाऊँ। तो ठीक है ना? तो आप अपना भी थोड़ा-सा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी एनालिसिस करते हुए चलिएगा। पाठ 9 में ग्रामसी पाठ का नाम है सुमित्रानंदन पंत की कविता है शायद। प्रकृति का मनमोहक वर्णन देखने को मिलता है। सूर्य, चंद्रमा, आम, पीपल, कोयल, कटहल, जामुन, नीम, दाढ़ी मालू, गोभी, बैंगन, मूली, अमरूद, बेर, आंवला, पालक, धनिया, लौकी, सेम, टमाटर, मिर्ची का मेल-जोल समन्वय दिखाकर एक गाँव के मनमोहक परिदृश्य का वर्णन किया गया है। तो ये प्रकृति से ही जोड़ा जा रहा है बच्चों को प्रकृति प्रेमी बनाया जा रहा है। इंग्लिश की पुस्तक अगर देखेंगे क्लास 4 की तो उसके बुक का नाम है स्प्रिंग लेसन 1 है वेकअप। तो आप या उनको पोयम पढ़ना सिखा दीजिए वेकअप वेकअप, ठीक ना? वेकअप सीड जो भी ये कविता है। कक्षा 4 में जो विज्ञान की पुस्तक होती है उसको पर्यावरण बोलते हैं। उसमें पाठ 4 में हमारा भोजन नामक एक पाठ है जिसमें भोजन के स्रोत के बारे में पढ़ना होता है। बूझो तो जानो एक चित्र मिलेगा जिसमें मिर्च और हल्दी को बूझना रहता है और इसी की रूपरेखा चित्र कक्षा 4 के दीवारों पर भी मिलती है। तो यानी पाठ्य पुस्तकों में जो चीज़ें शामिल हैं कंटेंट, वही उनके दीवारों पे भी बनाई जाएगी। अगर कक्षा 4 की किताब में भोजन के स्रोत पढ़ना है, तो दीवारों पर भी कक्षा 4 के भोजन के स्रोत के चित्र बने रहेंगे।
जब शिक्षक इस पाठ को बच्चों को पढ़ाएगा तो उस दौरान छड़ी की सहायता से क्या करेगा, दीवारों पे बच्चों को वो पढ़वाएगा। जैसे बूझो तो जानो, देखिए क्या है। हरी डंडी लाल कमान, भैया डंडी हरी रहती है, कमान लाल रहती है। तौबा तौबा करे इंसान, मिर्ची से आप दूर भागते हो। बूझो मैं कौन हूँ, बोलो मैं कौन हूँ, भैया मिर्चा है। अब हल्दी के बारे में देखिए कैसे है। कूटी जाती पीसी जाती, पीली पीली दिखती हूँ, खाने में प्रयोग सब करते हैं, मैं मसालों की रानी हूँ। कोई भी मसाला है तो हल्दी उसमें रहेगा ही। तो ये चीज़ है। इस तरीके से बच्चों से बुझवाया जाता है। दीवारों पर चित्रित विषय वस्तु को बच्चों से पढ़वाया पढ़वाया जाएगा, उन्हें बड़े आकार में दिखाया जाएगा, जिससे बच्चे आसानी से उस चीज़ में क्या करते हैं, जुड़ जाते हैं। कक्षा 5 के हिंदी की किताब देखेंगे तो उसमें पंच परमेश्वर नामक एक पाठ मिलेगा, प्रेमचंद जी का है। इसमें आपको दिखेगा कि हिंदू मुस्लिम में आपसी स्नेह का भाव प्रकट होता है। तो इसी उम्र में धार्मिक सहिष्णुता का भी पाठ बच्चों को पढ़ाया जाता है कि धर्मों में संबंध अच्छे हों, अलग अलग धर्मों के बीच में। एक मेरी शिक्षा करके नाम पाठ मिलेगा, जिसमें राजेंद्र प्रसाद जो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे, उसमें ये बताया जाता है कि मौलवी साहब द्वारा शिक्षा प्राप्त करने का विवरण मिलता है कि कैसे एक हिंदू बच्चा एक मुसलमान शिक्षक से पढ़ता है। तो शिक्षक की कोई जाति नहीं होती, ज्ञान किसी से भी मिले ग्रहण करना चाहिए, इस चीज़ का पता चलता है। कक्षा 5 में विज्ञान की जो पुस्तक होती है उसको प्रकृति बोलते हैं। कक्षा 4 में हम पर्यावरण बोल रहे थे। तो इस तरीके से चीज़ें रहती हैं। अध्याय 1 में परिवार कल आज और कल है। पेड़ पौधों का भोजन अध्याय 10 में है। पाठ 6 में वन्य जीवों का संरक्षण है। तो इस प्रकार के कंटेंट रहते हैं। राष्ट्रीय उद्यान याद करने की ट्रिक आपको कक्षा 5 में ही पढ़ाना होगा। राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित पाठ है, तो आप पढ़ा सकते हैं। चंद्रमा दूध जैसा, राजा जी गिर गए, नंदा जम गई, बांदी कांजी बांध बना रहे हैं, कान्हा सरस है। तो इस प्रकार से, ठीक ना, ये चीज़ है। तो इसमें जो वर्ड निकलेंगे सभी से एक एक उद्यान के नाम है, ठीक ना। तो कुछ ट्रिक के माध्यम से बच्चों को इसी उम्र में पढ़वाना है। तो चलिए, बहुत ही खुशी की बात है कि ये सेशन आपका समाप्त हो गया। सेशन काफ़ी लंबा था, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा था सेशन, और पूरा देख लीजिएगा, बहुत फ़ायदा होगा, आप विश्वास मानिए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का चैनल होगा, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का ग्रुप होगा, तो आप ज़रूर ज्वाइन करिए, पर्सनल रिक्वेस्ट है। ये पीडीएफ मैं आपको डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, आप देख लेंगे। पर्सनली भी आप मुझसे व्हाट्सएप पे मांग सकते हैं कॉन्टैक्ट करके। मैं अपना नंबर आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है आप नोट डाउन कर सकते हैं, 9219136157। तो इस पर मैसेज करके इस रिसर्च स्टडीज़ की जो फाइल है वो भी आप मुझसे ले सकते हैं। बताना मत भूलिएगा क्लास कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।